नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी बंधुओं का स्वागत करता हूं अनअकैडमी इंद्रधनुष हमारे चैनल पे। वेलकम एवरीवन। इंद्रधनुष एक ऐसा चैनल है विच इज़ अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एसएससी एग्ज़ाम। एसएससी एग्ज़ाम से संबंधित सारा कंटेंट आपको इसी चैनल पे मिलेगा। तो आपके सारे प्रश्नों का समाधान, आपका सारा कंटेंट का समाधान यहीं इसी चैनल पे आपको मिलेगा। आज हम शुरू करने वाले हैं मास्टर ब्लास्टर पीवाईक्यू सीरीज। मास्टर ब्लास्टर पीवाईक्यू सीरीज के तहत, माफ कीजिए, मास्टर ब्लास्टर सीरीज में हम एसएससी एग्जाम में आने वाले रीजनिंग का सारा कंटेंट कवर करेंगे 151 क्वेश्चंस के थ्रू। ये लगभग 7 सेशंस की एक श्रृंखला होगी जहां पे हम टॉपिक बाय टॉपिक एसएससी एग्जाम से संबंधित रीजनिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे। हम इस जर्नी की शुरुआत करेंगे कोडिंग डिकोडिंग, जो एक काफ़ी क्रिटिकल टॉपिक है। ये आज का पहला सेशन है कोडिंग डिकोडिंग, और इसके बाद हम ऐसे ही एसएससी एग्जाम से संबंधित सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग के बारे में मैं आपको बताऊं, एसएससी एग्जाम में 3 से 4 सवाल हमेशा ही इस टॉपिक से आते हैं। तो अगर रीजनिंग में 50 क्वेश्चंस आते हैं सीजीएल एग्जाम में, तो 3 से 4 हमेशा ही कोडिंग डिकोडिंग से आते हैं, और बाकी एग्जाम्स में भी कोडिंग डिकोडिंग से हमेशा 10 से 15% सवालों की आने की आप उम्मीद कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में एक अच्छी बात क्या है कि ये नॉलेज बेस्ड टॉपिक नहीं है। इसमें आपको रटने की या जानने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हैं। और हम इस श्रृंखला में देखेंगे कि मैं आपको नॉलेज से नहीं, मैं आपको इस तरह से सॉल्व करवाऊंगा जिससे कि आप कम मेहनत में भी ज़्यादा आउटपुट ला सकते हैं। सबसे पहले मैं 1 मिनट बात करना चाहूँगा कि हम इसे मास्टर ब्लास्टर सीरीज़ क्यों कह रहे हैं। आज आईपीएल का फाइनल मैच भी है, और उसके बावजूद कुछ मित्र हमें लाइव देख रहे हैं, और भी अच्छी बात है, बिकॉज सिर्फ जो सिंसियर एस्पिरेंट्स हैं वो आज हमें लाइव देख रहे हैं। तो मास्टर ब्लास्टर सीरीज़ मैं 1 मिनट यहाँ पे बात करना चाहता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन सारे बैट्समैन जिनकी आप फोटो यहाँ देख रहे हैं, इनमें से कौन सबसे महान बल्लेबाज है, सबसे महानतम बल्लेबाज कौन है, हु इज द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम। इस क्वेश्चन का एक अपना सिग्निफिकेंस है जो मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगा। बट क्या मैं चैट में आपके आंसर्स देख सकता हूँ? क्या मेरे मित्र प्लीज चैट में रिप्लाई कर सकते हैं कि आपके हिसाब से इन सबों में महानतम बल्लेबाज कौन है? हु इज द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर अकॉर्डिंग टू यू? देखिए, धन्यवाद जिन्होंने रिप्लाई किया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, सो आप समझ ही गए होंगे कि क्योंकि हमने नाम इस श्रृंखला का मास्टर ब्लास्टर रखा है, तो हम आज सचिन की बात करने वाले हैं। मैं क्यों कह रहा हूं कि सचिन महानतम बल्लेबाज है? चलिए बात करते हैं। अग्रेशन, इन सबों में सबसे ज्यादा अग्रेशन यानी आक्रामक बल्लेबाज कौन है? सचिन तो सबसे आक्रामक बल्लेबाज नहीं है, बिकॉज यहां पे आप देख सकते हैं, आप में भी वीरेंद्र सहवाग सबसे आक्रामक बल्लेबाज। तो अग्रेशन में सचिन महानतम नहीं है। टेक्निक में आप सबसे अच्छा किसे कहेंगे? अगर मैं बोलूं कि बैटिंग टेक्निक यानी बैटिंग करने की जो तकनीक है, उसमें महानतम बल्लेबाज कौन है, मेरे ख्याल से वहां भी आप या कोई भी और नहीं कहेगा कि सचिन तकनीक के मामले में सबसे अच्छे बल्लेबाज, क्योंकि इस लिस्ट में हमें यहाँ वीवीएस लक्ष्मण दिख रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि क्लास, खेलने का तरीका, जो ग्रेस होता है, जो क्लास होता है, जो शॉट्स में, उस मामले में सबसे महानतम बल्लेबाज कौन है? शायद उत्तर आए राहुल द्रविड़, राइट। अगर मैं आपसे कहूं कि प्रेशर में खेलने के मामले में या चेज करने के मामले में सबसे महानतम बल्लेबाज कौन है, शायद कुछ लोगों का उत्तर आएगा विराट कोहली। इसमें ये जो मैं आंसर दे रहा हूं, ये एब्सोल्यूट नहीं है, आपके अपने फेवरेट हो सकते हैं, आप किसी एक पर्टिकुलर को पसंद कर सकते हैं। बट मैं ये कह रहा हूं कि अगर सचिन सबसे क्लासी बैट्समैन नहीं है, अगर सचिन तकनीक के मामले में भी सबसे अच्छे नहीं है, अगर सचिन सबसे ज्यादा आक्रामक नहीं है,
और अगर सचिन चेज करने में भी सबसे अच्छे नहीं है, तो वैसी एक क्या क्वालिटी है जो सचिन तेंदुलकर को एक महान बल्लेबाज बनाती है? सोचिए इस पे। मेरे हिसाब से दो क्वालिटीज हैं। पहली क्वालिटी जो सचिन को सबसे महान बनाती है वो है कंसिस्टेंसी। इन सबों का अगर आप करियर स्पैन देखें तो सचिन का करियर स्पैन 25 साल का रहा है। 25 साल हर फॉर्मेट में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, चाहे वो वनडे हो, चाहे वो टेस्ट हो या दूसरे फॉर्मेट्स हो। सचिन ने सारे ही फॉर्मेट्स में अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर आप देखें इस दौरान वो कई बार इंजरीज के साथ भी खेले। तो जो सचिन को सबसे महान बनाता है, जो एक क्वालिटी उनको महान बनाती है, वो क्वालिटी है उनकी कंसिस्टेंसी। एसएससी जैसे एग्जाम को क्लियर करने के लिए सभी एस्पिरेंट्स में उस कंसिस्टेंसी का होना अनिवार्य है, यानी कंसिस्टेंसी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं देखता हूं बहुत से बच्चे तैयारी शुरू करते हैं, कई बार उनका मोटिवेशन नीचे चले जाता है, कई बार उनका मोटिवेशन अच्छा रहता है। कोई भी टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, खास तौर पे एसएससी की तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बिना कंसिस्टेंसी के आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। और इसलिए मैंने ये सेशन आज ही रखने की सोची, क्योंकि आज आईपीएल का मैच चल रहा है। आपको तरह तरह के टेम्पटेशन हमेशा दिखाई देंगे। कभी आपके घर फ्रेंड्स आएंगे, कभी कोई आईपीएल का मैच होगा, कभी आप बाहर जाना चाहेंगे। आपको एक अभ्यर्थी के तौर पे, एक एस्पिरेंट के तौर पे इन टेम्पटेशन को अवॉइड करना है। आपको एक डिसिप्लिन और एक रूटीन फॉलो करना है, जिसमें आपको रोज प्रैक्टिस करना है। और ये खास तौर पे रीजनिंग के लिए तो और भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, बिकॉज जैसे मैंने बोला, रीजनिंग एक नॉलेज बेस्ड एग्जाम नहीं है। आप रट के इसको क्लियर नहीं कर सकते, सिर्फ आप इसे प्रैक्टिस से ही अपने आप को रीजनिंग में बेहतर बना सकते। तो ये था मेरा संदेश आप सारे मित्रों के लिए जो हमें लाइव देख रहे हैं और जो कल हमें सेशन के बाद हमें रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखेंगे। और ये था कारण हमें इस सीरीज को मास्टर ब्लास्टर कहने का। तो कंसिस्टेंसी बनाए रखिए अपनी पढ़ाई में, पढ़ाई और प्रैक्टिस दोनों में कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, और मैं आशा करता हूं कि सफलता आपको जरूर मिलेगी। चलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कर देते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे एजुकेटर्स ने अनेकों चैनलों पे रीजनिंग के PYQ कवर करा रखे हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि एसएससी में जो भी पास्ट में सवाल पूछे गए हैं रीजनिंग में, काफ़ी सीरीज हैं और अच्छे एजुकेटर्स ने ये ऑलरेडी कवर करा रखे हैं। तो एक और सीरीज की ज़रूरत क्या पड़ गई? अनअकैडमी इंद्रधनुष पे हमने क्यों सोचा कि हम और एक और सीरीज आएंगे? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि इस सीरीज के बारे में अलग क्या है। ये है जो इस सीरीज को यूट्यूब पे बनाए गए बाकी सारे वीडियोस और कंटेंट से अलग बनाता है। जैसा मैंने बोला बार बार आपको वीडियो की शुरुआत में भी, कि रीजनिंग एक नॉलेज का एग्जाम नहीं है। आप रट के ये आपकी नॉलेज नहीं जांचता है। मेरे हिसाब से ये आपकी स्पीड और एक्यूरेसी जांचता है। आपको रीजनिंग में कोई डिग्री नहीं लेनी है, आपको एक एग्जाम है जो क्लियर करना है जल्दी से जल्दी। स्पीड क्यों? क्योंकि रीजनिंग में लगभग 50 सवाल आते हैं और 1 घंटे का आपका पेपर है, यानी कि आपको 50 सवाल करने के लिए सिर्फ 15 मिनट्स मिलते हैं। ये रीजनिंग को टफ बनाता है। क्वेश्चंस टफ नहीं होते हैं, लेकिन 50 सवालों के लिए आपको सिर्फ 15 मिनट मिल रहे हैं। और एक्यूरेसी क्यों इंपॉर्टेंट है? एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये कारण है कि रीजनिंग स्पीड और एक्यूरेसी का गेम है, ना कि नॉलेज का। जब मैं यूट्यूब पे बाकी एजुकेटर्स के कंटेंट देखता हूं, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा ध्यान पढ़ाने में होता है, नॉलेज में, कि कैसे एक प्रश्न का पूरे अच्छे तरीके से हल करे। यहाँ पे जो हम करने वाले हैं अलग, वो ये है कि मैं आपसे कहने वाला हूं कि सिर्फ उतनी मेहनत करो जितनी ज़रूरी है। फोकस ऑन स्मार्ट वर्क। ऑफकोर्स हार्ड वर्क तो आपको करना ही है, बिना मेहनत के तो सफलता कभी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क को जोड़ दें, तो फिर आप अनस्टॉपेबल हो जाएंगे, यानी कि फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है अपने लक्ष्य पे पहुंचने के लिए। तो इस पूरी सीरीज में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक बिल्कुल अलग तरीका लेंगे। हम उसको स्मार्टली सॉल्व करेंगे,
ना कि किसी लंबे तरीके से। तो दिस होल सीरीज इज गोइंग टू बी अबाउट सॉल्विंग द क्वेश्चंस इन अ डिफरेंट मैनर। तो हम अलग करने वाले हैं कुछ इस सीरीज में, तो मेरे साथ प्लीज ऑनलाइन बने रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो पास्ट में एसएससी में जो पिछले कुछ सालों में रीजनिंग रिलेटेड सवाल आए हैं, और खास तौर पे कोडिंग डिकोडिंग जो आज का हमारा टॉपिक है, उससे रिलेटेड जो सवाल आए हैं हम उसको सॉल्व करेंगे। और आप देखेंगे कि मैं इन सवालों को अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, कम से कम समय में, कम से कम मेहनत में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, नॉलेज बेसिस पे सॉल्व करने की कोशिश नहीं करूंगा। ये जो पीडीएफ है ये आपको उपलब्ध होगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे और नीचे दिए गए लिंक पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसा आप देख रहे हैं हर सवाल के बाद उसका एक काफ़ी डिटेल्ड सॉल्यूशन भी इस पीडीएफ में होगा। लेकिन इस सेशन में बने रहने का आपको लाभ ये है कि ये डिटेल्ड सॉल्यूशन, ये नॉलेज वाला सॉल्यूशन है, बट जिस तरह से मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा वो नॉलेज वाला सॉल्यूशन नहीं होगा, वो स्मार्ट वर्क वाला सॉल्यूशन होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। तो पहला सवाल ये कहता है कि अगर हॉस्पिटल इस तरीके से लिखा जा रहा है तो पोस्टल किस तरीके से लिखा जाएगा। अब नॉलेज, अगर मैं इसे नॉलेज तरीके से सॉल्व कराऊं जैसा कि यूट्यूब पे बाकी सारे एजुकेटर सॉल्व कराते हैं, तो मैं एच से शुरू करके सारे अल्फाबेट्स के अगेंस्ट ये निकालूं और पोस्टल का कोड निकालूं। ऐसा करने की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम स्मार्ट वर्क से इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करें, सबसे पहले देखते हैं पोस्टल और हॉस्पिटल के जो आखिरी 3 लेटर्स हैं, आखिरी 3 जो अल्फाबेट है वो बिल्कुल सेम है। इसका मतलब हॉस्पिटल का जो लास्ट 3 लेटर है 618 वही आंसर में भी होना चाहिए। इससे आपको क्या पता लगता है कि ये तो आंसर नहीं हो सकता है और ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि जो आंसर सही जो ऑप्शन है उसके आखिर में 618 होना अनिवार्य है। तो अब आपको बच गए ये 2 ऑप्शन। इसको बोलते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन। बिल्कुल 1 सेकंड से भी कम लगा हमें 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर देने में। इसको बोलते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन। अब आप सीधे 2 ऑप्शन ही आपके रह गए। तो अब आपको पता करना है कि 725 या 752 में से सही जवाब क्या है। मैं अभी भी हॉस्पिटल एच माने 7, ये अभी भी हमें जाने की, हमें सॉरी पी माने 7, हमें अभी ये जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो हमें ऑलरेडी पता है दोनों में। तो दोनों में बस डिफरेंस क्या है, इस पोजीशन पे जो लेटर है और इस पोजीशन पे जो लेटर है, हमें सिर्फ ये जांचना है। तो आते हैं ओ। ओ यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है कि 2 है, तो बस सीधे यानी, और ओ यहाँ पे तो सेकंड लेटर 2 नहीं है, यहाँ पे सेकंड लेटर 2 है, तो यानी कि ये आपका सही ऑप्शन है। तो आपने मेथड ऑफ एलिमिनेशन से बिना पोस्टल के सारे जो ये लेटर्स हैं पोस्टल के बारे में पूरा कोड डिकोड किए बिना आपने सिर्फ मेथड ऑफ एलिमिनेशन से आप सही उत्तर पर पहुंच चुके। तो ये है स्मार्ट वर्क। और ये अगर आपको पूरा नॉलेज के बेसिस पे जानना है कि सॉल्यूशन क्या है, तो ये यहाँ पे मैं स्लाइड नीचे इस पीडीएफ में डाल दे रहा हूँ। ये भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है। आप हॉस्पिटल के एच आप ऐसे देख सकते हैं कि एच माने 3, ओ माने 2, एस माने 5, पी माने 7, और ऐसे कर करके एक एक लेटर निकालिए। और पोस्टल में जैसे यहाँ पे आपने देखा कि पी माने 7 तो 7, और इस तरह से आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको समय ज़्यादा लगेगा, और मत भूलिए कि आपको 15 मिनट में 50 क्वेश्चन रीजनिंग के सॉल्व करने हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जानना अच्छी बात है, जानना अच्छी बात है, आपके कॉन्सेप्ट से क्लियर होते हैं, लेकिन एग्जाम स्पीड और एक्यूरेसी का है, तो आप प्लीज स्मार्ट वर्क कीजिए। चलिए आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि अगर स्पार्क TQBSL की तरह कोडेड है, यानी कि अगर स्पार्क TQBSL की तरह कोडेड है,
तो फ्लेम क्या होगा, फ्लेम का कोड क्या होगा? आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। स्पार्क, अब देखिए इस सवाल को भी सॉल्व करने का एक नॉलेज वाला तरीका हो सकता है और एक स्मार्ट वर्क वाला तरीका। बट चलिए मैं पहले आपको नॉलेज वाला तरीका बताता हूं, फिर मैं आपको स्मार्ट वर्क वाला तरीका। स्पार्क PQVSL है, तो फ्लेम क्या होगा? इसमें आपको पैटर्न क्या नजर आ रहा है? एस के बाद आता है टी, तो एस को स्पार्क को इक्वल किया गया है टी से, यानी एक S+1। पी के बाद आता है क्यू, तो यानी पी के बाद लेटर डाला गया है क्यू। ए के बाद आता है बी, आर के बाद आता है एस और के बाद आता है एल। तो स्पार्क का कोड क्या किया गया है कि हर लेटर को उसके बाद वाले जो एक लेटर है +1 उससे इक्वेट किया गया है। तो बहुत ही सिंपल है। तो एफ का कोड क्या होगा? एफ के बाद क्या लेटर आता है? जी। एम के बाद, एल के बाद क्या आता है? एम। यहां तक आपको, अगर आप एलिमिनेशन से जाएंगे तो आपको अभी 2 ही लेटर लिख के समझ में आ गया है कि ये तो उत्तर नहीं हो सकता है। बट एनीवेज और सॉल्व करते हैं। ए के बाद आता है बी, तो यानी कि सही उत्तर GMB है। यानी आपको यहां तक ही सॉल्व करके दूसरा ऑप्शन भी आप स्ट्राइक आउट कर सकते हो कि जो सही उत्तर है वो शुरू होता है GMB से। एम के बाद आता है एन, यानी कि एम के बाद आता है एन, तो सही उत्तर आपका ए है। आपको उसके बाद वाले लेटर जानने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सही उत्तर पे आ चुके हैं। अगर आप पूरा सॉल्व करना चाहे, नॉलेज के तरीके से करना चाहे, तो उसका भी आंसर यहाँ पर है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो है कि अगर ऑनेस्टी, एक शब्द है ऑनेस्टी, ऑनेस्टी is written as 5132468 and poverty is written as 7192086. How is horse written in a certain code? सबसे पहले क्या करते हैं, ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ सारे लेटर लिखे हुए हैं, हमें H क्या है वो यहां से समझ में आ जाएगा। इसमें तो कोई बाद वाले लेटर कोई सीरीज में प्लस और ऐड भी नहीं करना है। H अगर आप देखेंगे, ये पहला लेटर यहाँ पे H है और पहला नंबर 5 है। H इज इक्वल टू 5 आपको यहां से समझ में आ। O दूसरा लेटर 1 है, यहाँ पे भी दूसरा लेटर 1 है, आप 1 यहां से उठा सकते हैं। आर उठाने के लिए आपको यहां आर नहीं दिख रहा है, ऑनेस्टी में कहीं भी आर नहीं है, तो आपको आर कहां से मिलेगा? आपको आर यहां से मिलेगा। पावर्टी जो जो दूसरा शब्द दिया गया है और उसके साथ एक न्यूमेरिक ये दिया गया है, उससे आपको पावर्टी मिलेगी। तो आर कौन सा यहाँ पे पोजीशन पे आता है? आर इधर आता है इस साइड से, यानी दाहिने तरफ से तीसरा लेटर आर है, तो वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे आर। अब अगला लेटर है एस, जो कि एस आपको पावर्टी में नहीं मिल रहा है, एस आपको ऑनेस्टी में मिल रहा है, जो कि यहाँ है। ऑनेस्टी में दाहिने ओर से तीसरा लेटर, यानी कि 4। अब मुझे एक्चुअली जो ई है वो जानने की ज़रूरत है या नहीं, मुझे जानने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 4 करने के बाद ही मुझे समझ में आ गया है कि जो संख्या है वो 5104 है। पहले 4 लेटर, पहले 4 नंबर 5104 है, यानी कि वो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। सही उत्तर ऑप्शन बी है। ये फिर भी थोड़ा आसान सवाल था, तो यहाँ पे ई ढूंढना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेथड ऑफ एलिमिनेशन कि आप जो उत्तर सही नहीं है उनको हटाने का आपका लाभ ये होगा कि आप कम समय में ज़्यादा सवाल सॉल्व कर पाओगे। चलिए आते हैं अगले सवाल की ओर। एक कोड में सिस्टर को RHRSTDQ की तरह लिखा गया है, तो अंकल को किस तरह से लिखा जाएगा? ये भी एक आसान सवाल है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अंकल
कि कोई भी अल्फ़ाबेट, जैसे यू यहाँ है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि आप सीधे सीधे तौर पे पिक नहीं कर सकते हो, ये सीरीज़ है, यानी कि इसमें अल्फ़ाबेट्स में या तो कुछ ऐड किया गया है या माइनस किया गया है, यानी कहीं जो एक कोड और इस कोड में कुछ बढ़ाया गया है या कुछ घटाया गया है। तो देखते हैं, s इज इक्वल टू आर, तो इसका मतलब क्या है, -1, क्योंकि r के बाद आता है s। i इज इक्वल टू h, यानी i भी -1। तो ये दो करके आपको सीधे तौर पे समझ में आ जा रहा है कि कोड जो है वो हर लेटर के करस्पॉन्डिंग उसका पहले वाला अल्फ़ाबेट यूज़ किया। तो हमें बस अंकल को लेना है और अंकल के हर अल्फ़ाबेट से -1 उसके पहले वाला जो अल्फ़ाबेट में आता है वो पिक करना है। तो U के पहले आता है T, U के पहले आता है T, तो पहला जो भी उत्तर होगा वो T से शुरू हो। N के पहले क्या आता है, N के पहले आता है M। हमें अभी ही पता लग गया कि उत्तर ये तो नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। इसका लाभ क्या है ये पता कर लेने का। अब तीसरा, इन दोनों ऑप्शंस में तीसरा लेटर डिफरेंट है, तो जैसे आप तीसरा करेंगे आपको सही आंसर मिल जाएगा, आपको आखिरी के दो लेटर ढूंढने ही नहीं। टी के पहले आता है बी, तो आपको पता है कि जो सही ऑप्शन है वो टी एम बी से शुरू होता है, जो कि ये भी नहीं है, तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यानी कि सही उत्तर है ऑप्शन ए। आपको पूरा सवाल सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। प्लीज़ अपना समय बचाएं। मैं बार बार रिपीट करूंगा, इट इज़ अ टेस्ट ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी, इट इज़ नॉट अ टेस्ट ऑफ नॉलेज। ये आपकी जानकारी नहीं जांचता है ये एग्ज़ाम, ये आपके प्रश्न सॉल्व करने की स्पीड को जांचता है और एक्यूरेसी जांचता है। चलिए आ जाते हैं अगले सवाल पे। ये भी मिलता जुलता ही सवाल है। हाइड्रोजन, एक शब्द दिया गया है हाइड्रोजन, और इसका कोड इस तरह से लिखा जाता है, इसको कैसे लिखा जाएगा ये सवाल है। अब ये सवाल कैसे लिखा गया है मैं आपको बता, एच में और जी में कितना, एच और जे में कितना फासला। तो अगर आप अल्फाबेट के हिसाब से जाए, एच आता है, फिर आई आता है, फिर जे आता है, यानी कि h+1 इज इक्वल टू जे। वैसे ही y, y इज इक्वल टू सी, y के बाद d आता है, फिर a आता है, फिर b आता है, फिर c आता है। तो यानी कि y इज इक्वल टू सी का अर्थ मतलब है यहाँ पे एक अक्षर छोड़ा गया है और यहाँ पे आपके पास 3 अक्षर छोड़े गए हैं, फिर डी लिया गया है। तो ये एक सीरीज है। ये थोड़ा प्रश्न कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसके लिए मैं आपको ले जाऊंगा जो मैंने पहली स्लाइड बनाई थी, और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे आपको एसएससी या किसी भी एग्ज़ाम में, रीजनिंग के एग्ज़ाम में, जैसे भी आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर में जाएं और एग्ज़ामिनेशन शुरू हो, एक बहुत अच्छा तरीका है एग्ज़ाम करने का कि आप सबसे पहले अपनी जो रफ शीट है उस पर आप ये लिख लें। आप रफ, बहुत सारे चैनल्स पे मैंने देखा है कि एजुकेटर्स आपको ये याद रखने बोलते हैं, आर कौन से पोजीशन पे आता है अल्फ़ाबेट्स में। मुझे ये याद करने में बड़ी तकलीफ़ होती है, तो मैं क्या करता हूँ कि जैसे मुझे एग्ज़ामिनेशन का जब भी पेपर मिलता था मैं पहले ये लिख लेता, इसलिए मैं जान पाऊँ अपनी रफ शीट पे कि किस अल्फ़ाबेट में किसकी रिलेटिव पोजीशन क्या है। तो अब आते हैं, अगर आप ये कर लेंगे तो आपके लिए सवाल सॉल्व करना काफ़ी हद तक आसान हो जाए। तो अगर आप जाने तो एच में अगर आप 2 ऐड कर दें, एच में अगर आप 1 ऐड करते हैं तो बनता है आई, एच के बाद वाला लेटर 2 ऐड कर दें तो बनता है जे। तो यानी कि
एच के करस्पॉन्डिंग जो अल्फ़ाबेट है जे, उसमें 2 ऐड कर दिया। अब देखते हैं वाई के साथ क्या किया गया है। वाई इक्वल टू सी, सवाल ये कह रहा है वाई इज इक्वल टू सी। तो वाई में क्या किया गया है, यहाँ 4 ऐड कर दिया गया। वाई के बाद आता है जी, फिर आता है ए, फिर आता है बी, और चौथा लेटर वाई से आता है 4। डी इज इक्वल टू जे, तो आप देखेंगे कि डी में अगर आप ऐड कर दे 6 तो फिर आता जे। वैसे ही आर में अगर आप 8 ऐड कर दें तो आता है जी, और ऐसी श्रृंखला ऐसे ही चलती जा रही है। आप इसलिए मैं गुजारिश कर रहा था कि जैसे ही आपको अपना प्रश्न पत्र मिले और एग्ज़ाम शुरू होने की भी पहले जैसे भी आपको रफ शीट मिले, आप ये कर लें। इस पे याद रखना इसको मुश्किल है बहुत। मैंने बहुत सारे चैनल्स पे देखा है, एजुकेटर आपको अलग अलग तरीके से कुछ सेंटेंस बताते हैं जिससे कि आप इसको रट्टा मार सके। मेरे ख्याल से उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन एनीवेज, तो अगर आप ऐसे ही देखेंगे तो 2 4 6 8, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा +12, ये हो जाएगा +14, ये हो जाएगा +16, और इस तरह से ये श्रृंखला बन गई है। अब एंटी मनी आपको कैसे लिखना है, तो ऐसे ही होगा। एंटी मनी में इसका मतलब है, क्योंकि ये कोड अगर ऐसे लिखा गया था कि पहले लेटर पे 2 ऐड कर दिया गया था, दूसरे लेटर पे 4 ऐड कर दिया गया था, तीसरे पे 6 ऐड कर दिया गया था, चौथे पे 8 ऐड कर दिया गया था, तो यहाँ पे भी आपको ऐसे ही लिखना है, पहले पे आपको ऐड कर देना है। तो यानी ए में आप 2 ऐड करोगे तो क्या आएगा, ए बी सी, यानी जो सही उत्तर है वो सी से शुरू होता है। अब फिर से आप देखेंगे कि ये बड़ा लंबा वर्ड है, आपको ये पूरा कोड डिकोड करने की ज़रूरत ही नहीं है। पहला अक्षर ही सी से शुरू होता है, आपको समझ में आ गया है। यहाँ पे 2 ऐसे ऑप्शंस हैं जो सी से नहीं शुरू, तो यानी आपको पता है कि पहला लेटर सी है, यानी 2 ही सही उत्तर हो सकते हैं। अब एक ऐसी चीज़ जो इस सवाल को बड़ा सरल बनाता है या सिंपल बनाता है, वो ये है कि दूसरा लेटर दोनों में अलग है, यानी कि सही कोड इनमें से एक ही है। यानी कि जैसे मैंने दूसरा सॉल्व किया, यानी n के करस्पॉन्डिंग क्या है, मैंने जैसे वो सॉल्व किया मुझे मेरा सही उत्तर मिल जाएगा। तो n में मुझे कितना ऐड करना है, n में मुझे ऐड करना है 4 सही उत्तर लाने के लिए। n में जब आप 4 ऐड करते हो तो सही सवाल आता ही है। तो इसलिए इस सवाल का सही उत्तर है ए। आपको आगे ये सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, ये आपको इससे ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आपने पहले 3 प्रश्न किए और आपको ये आ गया। अगर आप पूरा सॉल्यूशन देखना चाहे तो यहाँ लिखा हुआ है, बट जैसा कि मैंने बोला पूरा सवाल सॉल्व ना करें एग्ज़ाम के दौरान, आपके पास समय कम है, समय अपने कीमती समय को बचाएं ताकि आप दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करने में उसको लगा सकें। आ जाते हैं छठे सवाल पे। एक शब्द दिया गया है दिल्ली, जिसका कोड है ये, तो कैलकाटा का कोड, और कैलकाटा का कोड है ये, तो कैलीकट का कोड क्या होगा। तो आपको 2 कोड दिए गए हैं, ये इसका कोड बता दिया गया है इस शब्द का, इसका बता दिया गया है, और आपसे पूछा जा रहा है कि फिर इसका कोड क्या होगा। पैटर्न आपको देख के ऑब्जर्व करना है। अब इस सवाल को सॉल्व करने का एक लंबा तरीका हो सकता है और एक बहुत ही आसान तरीका हो सकता है। चलिए चलते हैं आसान तरीके की तरफ। आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना है। कैलकाटा के पहले 3 लेटर क्या हैं, CAL, और जो कोड आपको बनाना है उसके पहले 3 क्या हैं, CAL। तो यानी जो कोड है, यानी इसका जो कोड है उसके पहले 3 इसके कोड से मिलते जुलते होंगे, यानी कि 825 जो आपका कोड है वो भी 825 से शुरू होगा, क्योंकि कैलीकट और कैलकाटा के पहले 3 लेटर सेम है। अब इन दिए गए ऑप्शंस में CAL यानी कि 825 कितने ऑप्शंस में है,
सिर्फ एक में ही है। अब ये होता है इसको सॉल्व करने का एक कम मेहनत वाला तरीका या समझदारी भरा तरीका। इसमें देखिए फ़ायदा क्या है, मुझे दिल्ली की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये जो कोड है मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये बिना जाने भी मैं सवाल सिर्फ मेथड ऑफ एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकता हूँ। इसको मैं 10 सेकंड में यह सवाल सॉल्व कर सकता हूँ देख के कि बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं वो गलत हैं। अगर आप जानना चाहें पूरा सॉल्यूशन क्या होगा तो वो ये है, आपको पूरा सॉल्यूशन जानना चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि हो सकता है किसी दिन एग्जाम में जो ऑप्शंस है वो इतने सरल ना हो, वो इतने सिंपल ना हो, वो थोड़े कंफ्यूजिंग हो। लेकिन एसएससी ने इस तरह का क्वेश्चन दिया था, ये एक्चुअल हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी कि पिछले सालों में एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस पिक कर रहे हैं, तो टफनेस उनकी इतनी ही होती है। चलिए आते हैं अगले सवाल की ओर। ये सवाल भी पिछले सवाल से मिलता जुलता है। एक कोड दिया गया है, यानी MEKLF 91782 ये कोड दिया गया है। तो आपसे पूछा गया है कि LLLJK का कोड क्या होगा। अच्छा, LLJK भी आपको बताया गया है कि वो 8867 है। तो आपको बताना है कि IGHED क्या होगा। आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज़, चलिए मैं आपको इसको भी सॉल्व करने का आसान तरीका पहले बताता हूँ। आपको चाहिए क्या, IGHED, आपको ये 4 लेटर्स के करस्पॉन्डिंग जो नंबर है वो चाहिए। यहां से आपको क्या मिल रहा है, E, यानी इस कोड में जो दूसरा नंबर है वो आपको मिल रहा है। तो आइए यहां लिख लेते हैं E। आपको इसके आगे सवाल सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो आपका कोड है उसका जो तीसरा नंबर है वो 1 है। यहां कुछ भी हो आपको फर्क ही नहीं पड़ता है, तीसरा नंबर 1 है, ये आपके लिए मतलब की बात है। इन दिए गए ऑप्शंस में किसमें तीसरा नंबर 1 है, सिर्फ और सिर्फ इसमें, तो यानी ये उत्तर हो ही नहीं सकता। तो इसका ऑप्शन है। आपको ये पूरा सवाल सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपना प्लीज़ कीमती समय बचाएं और इसको पेपर पूरा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। तो ये था इसका सरल सॉल्यूशन। अगर आप इसका नॉलेज बेस्ड सॉल्यूशन देना चाहते हैं तो वो भी वही है जैसा हमने किया। अगर मैं और चाहता, ई के अलावा मैं चाहता तो मैं यहाँ से बाकी चीज़ें उठा सकता था, कोड में मैं बाकी चीज़ें उठा के इसको सॉल्व कर सकता था, लेकिन इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि मैंने ऑप्शंस देखा। इनफैक्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऑप्शंस पहले देखो क्वेश्चन से, तो आपको पता चल जाएगा आपको कितना काम करना है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। एक कोड में ये शब्द है रामायणा, जो ऐसे लिखा गया है, ठीक है? तो महाभारता कैसे लिखा जाएगा? अगर आप एक बार इस सवाल को देखें तो ये बड़ा डरावना सा लगता है, क्योंकि ये कोड बड़ा लंबा कोड है ना। ये भी बड़ा लंबा है, जो जो दिया गया है रामायणा, मतलब यानी कि ये भी लंबा है, और जो पूछा गया है ये भी एक बड़ा लंबा शब्द है। तो ये क्या, अब आते हैं इसको सॉल्व करने का कोई आसान तरीका है या नहीं। हम्म, चलिए मैं पहले इसमें आपको सॉल्व करने का आसान तरीका ही ढूंढ के देता हूँ। महाभारता, एम हमें चाहिए, जो हमें यहाँ एम यानी कि के, तो यानी कि जो सही ऑप्शन है यहाँ पहला पहला क्या था, एम आपको चाहिए। एम एम माने यहाँ पे आपको के ऑलरेडी दिख रहा है, तो यानी कि जो इन चारों ऑप्शंस में जो सही ऑप्शन है वो के से शुरू होता है। क्यों? क्योंकि कोड एम से शुरू होता है, तो पहला जो एम के करस्पॉन्डिंग आपको क्या है, यहाँ से आपको दिख रहा है कि ये सही बात है। जो की मिली हुई है, की में जो दो शब्द हैं, जो कोड है और इसका ये शब्द है और इसका दिया हुआ कोड, से आप एम माने के निकाल सकते हैं।
तो जो आपको कोड तोड़ना है, जो कोड ब्रेक करना है या कोड जो डिकोड करना है, वो भी शुरुआत के से होना है। मैं कहता हूँ आपको ये सवाल आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि दिए हुए 4 ऑप्शंस में सिर्फ एक ऑप्शन, तो हम इस पूरे कोड को डिकोड करने में बिल्कुल भी समय व्यर्थ नहीं करें। हम सिर्फ उतनी स्मार्ट वर्क करेंगे, हार्ड वर्क के अलावा हम स्मार्ट वर्क करेंगे, और वो हमें आगे ले जाएगी दूसरे लोगों से। ये फैक्ट बेस्ड और नॉलेज बेस्ड इसका सॉल्यूशन है। मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी, आप ये पीडीएफ देख के देख सकते हो। तो इसका नॉलेज बेस्ड सॉल्यूशन ये था कि हर लेटर से -2 हो रहा था। जैसे आर में से अगर आपने 2 घटा दिया तो पी था। अगर रामायणा पे पूरा जाए तो हर लेटर में से 2 घटाकर जो लेटर आ रहा था वो कोड बनता था। तो महाभारता में भी हर लेटर में से 2 घटा दिया तो जो सही उत्तर था वो आ जा रहा था। ये भी एक तरीका है सॉल्व करने का, लेकिन सबसे आसान तरीका है ऑप्शन ऑफ एलिमिनेशन। जो एमसीक्यूज होते हैं, जो भी आप कोई भी एग्जाम लिख रहे हो उसमें अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है, तो जो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन है वो आपको दूसरे अभ्यर्थियों या दूसरे एस्पिरेंट्स के अगेंस्ट वो आपको एक एज दे सकता है। यानी आप दूसरों से आगे निकल सकते हैं जल्दी सॉल्व करके सेम। यहाँ आपको जैसा आपने देखा, यहाँ आपको कोड ब्रेक करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आपको सिर्फ ये जानना था कि जो सही उत्तर है इन चारों ऑप्शंस में से वो के से शुरू होता है। तो ये बाकी 3 जो ऑप्शंस हैं वो हो ही नहीं सकते। अगर आप पूरा सवाल नॉलेज बेसिस पे सॉल्व करना चाहे तो उसका आंसर ये आता है, लेकिन आपको 5 गुना अधिक समय लगेगा इस तरह से सॉल्व करने। ये मैं पीडीएफ में इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप जान पाएँ। कॉन्सेप्चुअली ये जानना अच्छी बात है, क्योंकि किसी दिन ऐसा हो सकता है कि किसी शिफ्ट में जो ऑप्शंस आए वो इतने सरल ना हो, वो इतने ऑब्वियस ना हो, वो इतने ईजी ना हो। तो ऑप्शंस में बी कॉम्प्लिकेटेड। उस केस में आपको ये नॉलेज काम आएगी। लेकिन अभी तक जो एसएससी का इतिहास रहा है, अगर आप पास्ट में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखें तो ऑप्शंस ईजी होते हैं, क्योंकि वो एग्ज़ाम जो जो कंडक्ट कराने की एजेंसी है वो आपकी स्पीड जांचती है। तभी तो आपको 1 घंटे में 200 सवाल सॉल्व करने की अपेक्षा रखी जाती है आपसे। ये एक एक्चुअल सवाल है, ये एसएससी में आया हुआ है। मेरे ख्याल से कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक पे आए हुए सवालों में ये सबसे आसान सवाल है अभी तक जो भी आया है। इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता है। ये सबसे आसान सवाल है। आइए देखते हैं ये मैं इसको सबसे आसान सवाल क्यों कह रहा हूँ। तो एक ये शब्द दिया गया है और इसको डिकोड किया गया है GFDN से। ठीक है, तो अब आपसे जो प्रश्न पूछा गया है कि आपको इसे डिकोड करके बताना है। इसके बेसिस पे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि अभी तक आए हुए कोडिंग डिकोडिंग के सवाल में ये सबसे आसान सवाल है। वो इसलिए क्योंकि जिस कोड को आपको डिकोड करना है RE, उसमें सिर्फ 4 ही शब्द हैं REAP, और वो सारे के सारे शब्द यहाँ पर है, सारे के सारे। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसको डिकोड करते हैं R। आपको पहला लेटर चाहिए R। आइए ढूंढते हैं R यहाँ पर कहाँ है। R इस कोड में आखिरी लेटर है और R इक्वल्स टू N यहाँ बता दिया गया है। तो यानी जो सही उत्तर है वो N से शुरू होता है, बिकॉज आपका कोड R से शुरू होता है। इसको आपको डिकोड करना है, तो जो सही उत्तर है, जो सही ऑप्शन है वो N से शुरू होता है। तो ये दो तो सही उत्तर हो ही नहीं सकते। उत्तर तो सिर्फ इन दोनों में से ही एक है। अब इन दोनों में अगर आप दूसरा देखें, दूसरा लेटर वो डिफरेंट है, यानी कि आपको सिर्फ यहाँ पे दूसरा लेटर आप जैसे उठाएंगे आपको सही उत्तर मिल जाएगा। तो यानी कि E चाहिए। दूसरा यहाँ पे क्या है? E। यहाँ से आप देख सकते हैं E इज इक्वल टू F, यानी कि सही जो उत्तर है में दूसरे पोजीशन पे F है। तो क्या यहाँ दूसरे पोजीशन में F है? नहीं, यहाँ दूसरे पोजीशन में D है। अब आप जान चुके हैं कि ये भी सही उत्तर नहीं है।
तो ये सही उत्तर है, जो कि ऑप्शन बी है। इस पे आपको कोई जोड़ घटाव की भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये काफ़ी आसान सवाल था। आपको लिंक में दिए गए पीडीएफ में ये पूरा कोड मिल जाएगा, बट जैसे मैंने बोला आपको चारों जानने की ज़रूरत ही नहीं थी। आपको इस सवाल को एसएससी में सॉल्व करने के लिए सिर्फ पहले 2 लेटर जानने की ज़रूरत थी, जो कि था एन और एफ। आपको बाकी के 2 लेटर सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं। आइए अगला सवाल सॉल्व करते हैं। ये भी मिलता जुलता ही है। एक कोड दिया गया है फ्लैटर, मैं सहूलियत के लिए फ्लैटर बोल रहा हूँ, कई बार ज़रूरी नहीं है कि इस कोड का कोई मीनिंग हो, पर एक तो ऐसा कहते हैं एक लेटर्स की श्रृंखला है जिसको डिकोड किया गया है। अब आपसे कहा जा रहा है इसको डिकोड करो मदर, अगर इफ दिस इज इक्वल टू दिस तो ये क्या होगा, मदर कैसे आप डिकोड करेंगे। ठीक है, अच्छा सवाल है। अब फिर से इसको कम मेहनत में सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। आइए देखते हैं कि कम मेहनत में कैसे सॉल्व हो। इसमें आपको एक पैटर्न क्या नजर आ रहा है, मदर के आखिरी 2 लेटर्स ई और आर हैं, जो आपको आपको इसको डिकोड करना है। आखिरी 2 लेटर ई और आर हैं, जो कि फ्लैटर के भी आखिरी 2 लेटर ई और आर। तो यानी कि जो कोड का उत्तर होगा, माफी माफी चाहूंगा माफी चाहूंगा आपसे, तो यहाँ पे आपको कोड में 2 कीज जो होती हैं 2 दिए गए हैं, एक तो ये दिया गया है और दूसरा ये दिया गया है, और आपको बताना है मैमथ को आपको डिकोड करना है। माफी चाहूंगा, यहाँ सिर्फ एक की नहीं है, यहाँ 2 की है। आपको मैमथ को डिकोड करना है। मैमथ के करस्पॉन्डिंग इन 4 में से कौन सा ऑप्शन है, ये आपको डिकोड करना है। आइए मैमथ को डिकोड करते हैं। यहाँ पे भी हम पैटर्न देखेंगे। मैमथ में एक पैटर्न हमें साफ नजर आ रहा है, MOTH, जो आपको इसको डिकोड करना है MOTH। यहाँ दिए गए की में भी आपको MOTH नजर आ रहा है। तो यानी कि जो आपका उत्तर है उसके आखिरी 4 लेटर मदर के पहले 4 लेटर के बराबर है, क्योंकि यहाँ भी MOTH है और यहाँ भी MOTH। तो मदर के आखिरी 4 लेटर क्या हैं, 81, आखिरी 4 लेटर है 8159। माफी चाहूंगा, माफी चाहूंगा, भूल के लिए माफी चाहूंगा। आइए तो देखते हैं। आपको जो कोड डिकोड करना है वो है मैमथ। अब जैसा कि मैंने बोला, मैमथ में एक पैटर्न आपको ये तो समझ में आ रहा है, मदर के जो पहले 4 लेटर हैं वो वही मैमथ के आखिरी 4 लेटर होंगे। यानी कि इस में जो पहले 4 लेटर हैं, जो कि 4681 4681 है, वही उत्तर के आखिरी 4 लेटर हों, यानी कि 4681। क्या इसके आखिरी 4 लेटर 4681 है? नहीं, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। क्या इसके आखिरी 4 लेटर 4681 है? नहीं, ये भी उत्तर नहीं हो सकता। क्या इसके आखिरी 4 जो नंबर है वो 4681 है? नहीं, तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता। तो सही उत्तर है ये, जो कि है ऑप्शन ए, क्योंकि MOTH 4681। अब जिस तरीके से हमने सवाल को सॉल्व किया उसकी खासियत क्या थी, उसकी खासियत ये थी कि हमें फ्लैटर, ये जो पहला कोड था इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हमें पहले कोड की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमने सिर्फ दूसरे कोड के बेसिस पे, सिर्फ इसके बेसिस पे सवाल का सही जवाब ढूंढ लिया। तो अगेन अगर आप चाहें तो ये पूरा इसका नॉलेज के तरीके से सॉल्व करने का तरीका यहाँ दिया गया है, जिसमें
जो पहला कोड था उसको भी ब्रेक किया गया है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया एग्ज़ाम में सॉल्व करने के लिए आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि जो आपको कोड ब्रेक करना था उसके 4 लेटर, आखिरी के 4 लेटर मदर वाले कोड के शुरू के 4 लेटर के अनुरूप होने चाहिए थे, यानी कि 4681 जो सिर्फ एक ऑप्शन में एग्जिस्ट करता है। तो बाकी 3 ऑप्शन गलत है, सही ऑप्शन चुनना इतना आसान है। अगर आप इस तरीके से सॉल्व करना जाए नॉलेज बेसिस पे तो आपको 3 से 4 गुना ज़्यादा समय लगेगा और आपकी स्पीड कॉम्प्रोमाइज़ होगी। आइए आते हैं 11वें सवाल पे। एक कोड दिया गया है जो कि है सर्टेन और उसको डिकोड किया गया है। वैसे ही एक दूसरा कोड दिया गया है और उसको डिकोड किया गया है। तो जो सवाल हमें सॉल्व करना है वो ये है कि इसका सही उत्तर क्या है रिक्वायर्ड। ठीक है, अब ये पिछले सवालों की तरह इसका जो आंसर है वो इतना ऑब्वियस नहीं है। इसको भी हम कम कम मेहनत से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसका जो आंसर है वो इतना ऑब्वियस नहीं है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले जो हमारा कोड है उसको इस तरह से लिखते हैं, रिक्वायर्ड। तो जो पहला जो इसमें लेटर है वो है आर। आर हमें कहाँ से मिलेगा? सीक्वेंस के कोड में हमें आर नहीं दिख रहा है, सीक्वेंस में कहीं भी आर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम यहाँ जाएंगे आर के लिए। आर यहाँ कौन से पोजीशन पे है? आर यहाँ तीसरे पोजीशन, यानी कि जो सही ऑप्शन है वो आई से शुरू होता है। अब देखिए, अगर आप चाहते तो ये पूरा कोड सॉल्व करते हैं, जिसमें आपको 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 अलग अलग लेटर के करस्पॉन्डिंग डिकोड करना पड़ता। लेकिन आप क्या देख रहे हैं, ऑप्शंस में सिर्फ एक ऑप्शन है जो आई से शुरू होता है, और आपको पता है क्योंकि आपका कोड आर से शुरू होता है तो जो उत्तर है वो आई से शुरू होगा। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका जो अर्थ है कि ये सही उत्तर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो यानी कि सही उत्तर ऑप्शन डी था, जो आई से शुरू होता है। अब आप चाहते हैं तो ये नॉलेज बेसिस पे इसको पूरा सॉल्व करने का तरीका है, लेकिन इसमें आप अपना कीमती समय गंवाएंगे। और मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, इस सीरीज़ की खासियत ये रहेगी कि मैं आपको मेथड ऑफ एलिमिनेशन से कम समय में ज़्यादा मार्क्स लाने के तरीके बताऊंगा। आते हैं अगले सवाल पे, जो कि है सवाल नंबर 12। तो एक कोड दिया गया है जिसको डिकोड करके 30 लिखा गया है। तो आपसे पूछा गया है कि इसका उत्तर क्या होगा। सबसे पहली चीज, अगर ये सवाल आपको एग्जाम में दिखे, मेरी आपसे एक विनती है, आप इस सवाल को छोड़कर आगे बढ़ जाएं। इस सवाल को एग्जाम में अटेम्प्ट करने की कोशिश ना करें। मैं आपको बताता हूं मैं आपसे क्यों कह रहा हूं। क्या ये सवाल बहुत डिफिकल्ट है? इज इट वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व? नहीं, आंसर इज नो, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व। तो फिर मैं आपसे ऐसा क्यों कह रहा हूं कि आप इस सवाल को छोड़ दें? इसलिए कि ये बहुत टाइम टेकिंग है इसका सॉल्यूशन। ये सॉल्व करने में आपको समय लगेगा और आपको हर लेटर के करस्पॉन्डिंग, हर अल्फ़ाबेट के करस्पॉन्डिंग जो नंबर है, यानी वो अल्फ़ाबेट में वो लेटर किस पोजीशन पे आता है, वो याद रखना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपको ये सवाल एग्जाम में दिखे तो आप छोड़ दें। आप एग्जाम में आप किसी भी क्वेश्चन को अपने ईगो से जोड़ के नहीं ले सकते, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, एग्जाम नॉलेज का तो है ही नहीं, एग्जाम तो स्पीड का है। इस सवाल को सॉल्व करने में आपको जितना समय लगेगा, उतने समय में आप शायद 2 या 3 सवाल मेथड ऑफ एलिमिनेशन से सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। आप समझिए, आपको पूरे रीजनिंग, अगर आपको 1 घंटे के एग्जाम में 200 सवाल सॉल्व करने, यानी और रीजनिंग उसमें से 1/4 है,
यानी कि आपको रीजनिंग में 50 सवाल आने वाले हैं और मोटे तौर पे आपको 15 मिनट मिलेंगे। मैं एसएससी सीजीएल की बात कर रहा हूँ, बट दूसरे सारे परीक्षाओं में भी ऐसे ही रहेगा हिसाब। तो यानी कि आपको सिर्फ 15 मिनट में आपको 50 सवाल सॉल्व करने हैं। आपके पास ऐसे टफ क्वेश्चंस को छोड़कर आगे बढ़ जाना ही सबसे समझदारी भरा तरीका है। तो इस तरह के सवाल आप छोड़ दें, लेकिन और या आप ये कर सकते हैं कि अगर आप छोड़े नहीं तो आप पहले बाकी सारे सवाल अटेम्प्ट कर लें, और जब आपके पास और यदि आपके पास समय बचता है तो आप इस सवाल पे वापस आ सकते हैं इसको सॉल्व करने के। तो आइए देखते हैं इस सवाल को मुश्किल क्या बनाता है। चलिए चलते हैं, जो मैंने आपको पहली स्लाइड दिखाई थी उस पे वापस चलते हैं। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि जो हर अल्फ़ाबेट है उसके करस्पॉन्डिंग नंबर क्या है। इस सवाल को एक सॉल्व करने का तरीका यानी ये हो सकता है कि जैसे मैंने आपको बताया, एग्ज़ाम रूम में आप जैसे जाते हैं, एग्ज़ाम शुरू होने की भी पहले जो आपको अपनी रफ़ शीट मिलती है उसमें आप कृपया ऐसे लिख लें। इन दो रोज़ में मैंने आपको क्यों लिखने बोला है, दो पंक्तियों में क्यों लिखने बोला है, क्योंकि कई बार कोडिंग डिकोडिंग में ऐसे सवाल आते हैं जहाँ पे आपको डी के ऑपोजिट क्या क्या लेटर आता है वो जानने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपको ए के ऑपोजिट अगर 26 है तो उसमें ए के ऑपोजिट क्या आता है ये जानने की ज़रूरत पड़ती है। तो जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, इस तरह से लिखने से आप ज़्यादातर सवाल सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन वापस चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे जो था, और आइए बात करते हैं कि मैं क्यों आपको सलाह दे रहा था कि आप इस तरह के सवालों को छोड़कर आगे बढ़ जाएं, या फिर आप इसमें वापस तब आए अगर आपके पास एग्जामिनेशन में और ज़्यादा समय हो। इफ टाइम परमिट्स ओनली देन यू शुड कम बैक एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। LUXOR इज इक्वल टू 30। एल जो लेटर एल है ये अल्फ़ाबेट की सीरीज में कौन से पोजीशन पर आता है या कौन से संख्या क्रम में आता है। एल जो है वो 12वें नंबर पर आता है। यू जो है वो 21वें नंबर पर आता है। जैसे जो मैंने आपको बोला था कि एग्जाम में आप रफ में चीट शीट बना लें, मैंने यहाँ पे एक्चुअली चीट शीट बना रखी है बिकॉज मुझे याद करने में कठिनाई होती है, और सच बताऊं तो याद करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। आपको बहुत सारे अध्यापक या बहुत सारे एजुकेटर्स यूट्यूब पे मैंने देखा है जो आपको बोलते हैं कि रट लो। अगर आप कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप अपने समय का काफ़ी ज़्यादा सदुपयोग कर सकते हैं दूसरे सवाल सॉल्व करने के। चलिए आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। x का मतलब है 24, x आता है 24वें स्थान पे, o आता है 15वें स्थान पे, और r आता है 18वें स्थान पे। अगर आप इसको सम करें, 12 जोड़ 21 जोड़ 24 जोड़ 15 जोड़ 18, तो आपको जो नंबर मिलता है वो है 90। तो ये कहा जा रहा है कि बट ये जो लग्जर, ये जो शब्द है या ये जो कोड है, इसका उत्तर कहा जा रहा है 30, जबकि अगर मैं इनको जोड़ूं तो जो आपको जो इनका जोड़ आता है वो 90 आता है। यानी कि ये सवाल ऐसे बनाया गया है कि जो भी कोड है उसके सारे लेटर के करस्पॉन्डिंग जो नंबर है आप उनको जोड़ दो और उसको 3 से भाग लगा दो, क्योंकि 90 ये जो इसका जोड़ आ रहा है, अगर आप इसको 3 से भाग लगा दें तो आपको मिलता है डिकोड करके 30, जो यहाँ पर है। तो यानी कि आपको क्या करना क्या है, इसको इस कोड को डिकोड करने के लिए हर लेटर, अल्फ़ाबेट में जो हर लेटर है GUILDS, इसके करस्पॉन्डिंग आपको ये किस अल्फ़ाबेट सीरीज़ में ये कौन से नंबर पर आता है वो सारे नंबर्स लिखने हैं, फिर उसको जोड़ना है, और जोड़ने के बाद जो आपका जोड़ आता है, जो सम आता है, उसको आपको 3 से भाग लगाना है, यानी यू हैव टू डिवाइड इट बाय 3। क्या ये बहुत मुश्किल सवाल है? सच बताऊं तो नहीं, बहुत ही सरल है। सही कह रहा हूँ ना मैं? आपको सीधे सीधे जी किस श्रृंखला में किस नंबर पर आता है, यू किस नंबर पर आता है, आई किस नंबर पर आता है, आपको ये लिखना है, सबको जोड़ना है और जोड़ को 3 से डिवाइड करना है। तो सवाल सरल ही है,
लेकिन इसमें आपको समय लगेगा। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा था कि अगर आपको परीक्षा में इस तरह का कोई प्रश्न दिखे तो कृपया कर या तो इस प्रश्न को छोड़ दें या तो फिर इसको आखिरी के लिए रखें, क्योंकि इस प्रश्न को सॉल्व करने में, इस प्रश्न को सुलझाने में आपको अधिक समय लगेगा और उस समय का सदुपयोग आप उतने ही समय में 2 या 3 सवाल करके सॉल्व करके कर सकते हैं। तो आइए, अब हमें पता है कि इसे कैसे सॉल्व करना है, तो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। चैट में हमारे एक मित्र ने हमसे अनुरोध किया है कि ये सवाल यहाँ इंग्लिश में लिखे हुए हैं, हम इसका हिंदी ट्रांसक्रिप्ट भी दें। माफ़ी चाहता हूँ आपसे, अगले सेशन में, यानी कि इस सीरीज़ मास्टर ब्लास्टर सीरीज़ का जो अगला सेशन होगा उसमें मैं बिल्कुल हिंदी में भी ये कंटेंट उपलब्ध कराऊंगा। यानी ये जो सवाल है ये हिंदी में भी लिखे रहेंगे। वैसे तो इस सेशन में भी मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, तो जो हमारे साथी जो हिंदी में एग्ज़ाम लिखने वाले हैं उनको बहुत दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इसका जो इंग्लिश है वो बड़ी साधारण भाषा में हम बात कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम अगला जो सेशन होगा उसका कंटेंट हम हिंदी में भी देंगे। इस बार के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। टेलीग्राम चैनल पे जब हम इसकी पीडीएफ डालेंगे तो वहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि हम हिंदी में भी इसको डालें। तो आइए सॉल्व करते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बोला, आपको पता होना चाहिए कि अल्फ़ाबेट सीरीज़ में जी कौन से नंबर पे आता है। तो जी 7वें नंबर पर आता है। यू कौन से नंबर पर आता है? यू 21वें नंबर पर आता है। आई 9वें नंबर पर आता है। एल 12वें नंबर पर आता है। टी 4थे नंबर पर आता है और एस 19वें नंबर पर आता है। ये हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा लेटर अल्फ़ाबेट सीरीज़ में कौन से नंबर पर आता है? 2 तरीके हैं। जैसा कि आपको अलग अलग सेंटेंस में लोग ये रट्टा मारने की कोशिश कराते रहते हैं, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं लगती। सबसे आसान तरीका वो है कि जैसे ही आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाएं और आपका एग्ज़ाम शुरू भी नहीं हुआ है, जैसे ही इन्विजिलेटर आपको एक रफ़ शीट पकड़ाएं, आप रफ़ शीट में इस तरह से लेटर्स लिख लें। मेमोरी पे मत जाइए, डोंट ट्रस्ट योर मेमोरी। आप खाली अपनी याददाश्त पे भरोसा मत करिए, आप गलत हो सकते हैं। तो ये सबसे आसान तरीका है, रफ़ शीट में लिख लें। आइए हम अपने प्रश्न पे वापस चलते हैं। हम थे सवाल नंबर 12 पे। हमने ये सारा लिख लिया। अब हमें इसका हमने देखा था कि लग्जर में क्या था। लग्जर में हर अल्फ़ाबेट के जो जिस श्रृंखला पे आता है वो सारे नंबर लिखे गए थे, उसको जोड़ा गया था और उसको 3 से भागा लगाया गया। तो आइए यहाँ पे भी वही करते हैं, इसको जोड़ते हैं। तो जोड़ने से क्या आता है? 7 और 21 28, 28 और 9 37, 37 और 12 49, 49 और 4 53, 53 और 19 आता है 72। तो ये तो हो गया इसका सम। अब हमें 72 को क्या करना है? 72 को हमें 3 से भाग लगाना है, जो हमने यहाँ किया था। अगर आप याद करें तो इसका जो जोड़ आ रहा था वो 90 आ रहा था, फिर हमने उसको 3 से भाग लगाया था तो जाके 30 जो यहाँ दिख रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे भी जो 72 आ रहा है इसको हम 3 से भाग लगाएंगे तो सही उत्तर आ जाएगा 24। अब मैंने आपसे क्यों कहा कि ये इस सवाल को मैं छोड़ना पसंद करूंगा? कारण ये है कि मान लीजिए यहाँ पे जो ऑप्शंस है, जो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कोई भी कंफ्यूजिंग नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि एक ऑप्शन अगर यहाँ पे 72 होता, अगर एक ऑप्शन 72 होता, मैं दावे के साथ कहता हूं कि हम में से आधे लोग इस सवाल को जान के भी गलत करते, क्योंकि जहां पर 72 आता आपका जोड़, आप इसको शायद 3 से भाग लगाना भूल जाते और 72 आपने मार्क कर दिया होता इस सवाल का आंसर के प्रति। तो अभी तक जो अगर हम उठाकर देखें कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि जो अभी तक एसएससी ने सवाल पूछे हैं, उसमें जो ऑप्शंस है वो बड़े सरल होते हैं। वो ऐसे होते हैं कि वो कन्फ्यूजन नहीं आता है आपके दिमाग में। लेकिन अगर इसी को आप ऑप्शन बदल दें, 72 कर दें, तो शायद बहुत सारे लोग इस सवाल को गलत सॉल्व करते हैं। बट जैसा मैंने बोला, मैं फिर से रिपीट करूंगा
आप पहले सारे आसान सवालों को सॉल्व कीजिए और उसके बाद जो मुश्किल सवाल हैं उस पर बाद में आइए, क्योंकि ये आपकी नॉलेज, आपकी समझदारी की परीक्षा नहीं है, ये आपकी स्पीड यानी आपकी गति की परीक्षा है। आते हैं अगले सवाल पे। ये ऐसे, जैसे ये एक सवाल है जिसको मैं सबसे पहले सॉल्व करूंगा, क्योंकि ये देखकर ही लग रहा है कि ये बहुत आसान है, ये मुझे पूरा करने की ज़रूरत ही नहीं है। आइए देखते हैं क्यों। सेम एक कोड दिया गया है सीजनल, जिसको डिकोड किया गया है ऐसे। तो आपसे पूछा गया है कि फिर इस कोड को आप कैसे डिकोड करोगे। आइए देखते हैं। अब इसमें एक इसको सॉल्व करने के भी दो तरीके हो सकते हैं। एक हो सकता है नॉलेज वाला तरीका और दूसरा हो सकता है मेथड ऑफ एलिमिनेशन। एक चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है कि मेथड ऑफ एलिमिनेशन जो है, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मेथड ऑफ एलिमिनेशन का मतलब है कि पहले 3 गलत आंसर चुन लो। सही आंसर चुनने से ज़्यादा अच्छा है 3 गलत आंसर चुन लो। ये तरीका आपको 10 में से 5 या 6 बार चलेगा, कभी कभी नहीं चलेगा। कभी कभी शायद 3 गलत आंसर चुनना एक सही आंसर चुनने से ज़्यादा मुश्किल होगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये दोनों तरीके से सॉल्व करके बताता हूँ कि इसको हम मेथड ऑफ एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे या फिर हम इसको जो कोड है उसको सही तरीके से डिकोड करेंगे। तो अगर मैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन से जाऊं तो जो इस कोड के और इस कोड के जो पहले 2 अक्षर हैं वो एक समान है। तो यानी कि जो उत्तर भी होगा वो ईएस से शुरू होगा, उत्तर भी ईएस से शुरू होना चाहिए। आइए देखते हैं कि ऑप्शंस में कौन कौन से ऑप्शंस ईएस से शुरू हो रहे हैं। मैं पहले ऑप्शन को तो रूल आउट कर पा रहा हूं, यानी पहले को मैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन से हटा पा रहा हूं, लेकिन बाकी 3 ऑप्शन तीनों के तीनों ईएस से शुरू हो रहे हैं, मैं इनको नहीं हटा पा रहा। तो अब मुझे यानी कि थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। आइए थोड़ी और मेहनत करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, चलिए ये उठाकर देखते हैं। आप इसको मेथड ऑफ एलिमिनेशन से इससे ज़्यादा आप नहीं जा पाओगे। यानी इसका अर्थ है कि यहाँ पे जैसे देखिए, अगर ये एमसीक्यू है, यहाँ पे अगर ऑप्शंस जो हैं, जो 4 ऑप्शंस है, अगर वो थोड़े सरल होते तो आप इसको मेथड ऑफ एलिमिनेशन से आसानी से सॉल्व कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस पे अगर आप मेथड ऑफ एलिमिनेशन से सॉल्व करने जाएंगे, यानी कि अगर आप 4 में से 2 या 3 गलत ऑप्शन ढूंढने जाएंगे तो शायद आपको ज़्यादा समय लगेगा। तो इस सवाल को हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे बाकी अध्यापक यूट्यूब पे बताते हैं। तो अभी तक हमने देखा 13 में से 12 सवाल या 11 सवाल हमने स्मार्ट वर्क से सॉल्व किए थे। इस सवाल को हम अब आते हैं जो नॉलेज से ही सॉल्व हो सकता है। तो आइए, यहाँ पे आपके विवेक सर गलत हो गए। अब आते हैं नॉलेज से सवाल को कैसे। सीजनल को इस तरह से लिखा गया है, इसमें आपको बस पैटर्न देखना है। ये बहुत ही कॉमन सेंस है, इसमें आपको बस पैटर्न देखना है। सीजन में आप अगर आप देखिएगा तो यहाँ हो क्या रहा है, पहले लेटर को दूसरे लेटर से बदल दिया गया है, यानी एस ई को ई एस लिख दिया गया है। ठीक है, फिर ए एस को ऐसे लिख दिया गया है। ठीक है, यानी इंटरचेंज कर दिया गया है 2 लेटर को। फिर ओ एन को एन ओ लिख दिया गया है, और फिर ए एल को एल ए लिख दिया गया। तो यानी कि इंटरचेंज कर दे रहे हैं ये सारे लेटर्स। तो अब जब आपने ये पैटर्न देख लिया तो आपके लिए इस प्रश्न को सॉल्व करना काफ़ी सरल हो जाता है। तो यहाँ पे आपको मेथड ऑफ एलिमिनेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस प्रश्न को ऐसे ही जो आपकी नॉलेज है, जो आपको पता है कि ये कोड कैसे बना है, उससे सॉल्व करना ज़्यादा आसान है। तो अब हमें सेपरेट को डिकोड करना है। तो एस ई को हम ई एस लिख देंगे,
पी ए को हम ए पी लिख देंगे। क्या मुझे इससे ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत है? बाय द वे यहाँ पे भी आप मेथड ऑफ एलिमिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या मुझे आर ए और टी ई को डिकोड करने की ज़रूरत है? अगर ऑप्शन दिए गए हैं तो आंसर है नहीं, क्योंकि ई एस ए पी इन चारों ऑप्शंस में ये नहीं हो सकता। ई एस ए पी यहाँ, ये तो खैर एस से शुरू होता है, ये ई एस ए पी नहीं है, ए एस पी है। सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसके पहले चार कोड, एक ही कोड है जिसके पहले चार लेटर ई एस ए पी है, यानी कि ये सही ऑप्शन। तो यहाँ पे भी पूरा कोड कंप्लीट किए बिना आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप देखेंगे ये पूरा जैसा हमने देखा, हमें सिर्फ यहीं तक सॉल्व करने की ज़रूरत थी, इसके बाद हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी। आइए आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। मिलता जुलता प्रश्न है। एक राघवन लिखा गया है इस तरह से, तो आपको इसको डिकोड करना है। हाँ, ये बड़ा अच्छा उदाहरण है और मैं आपको बताता हूँ क्यों। मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर आप इसको अपनी नॉलेज के अनुरूप सॉल्व करने जाएंगे, यानी इस प्रश्न का हल अगर आप अपनी नॉलेज से करने जाएंगे, तो आपको काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा और आप समय गंवाएंगे। इसको आप मेथड ऑफ एलिमिनेशन से बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। आपको जो कोड चाहिए, आपको जो कोड डिकोड करना है, और यहाँ पे एक जो की दी गई है, इसमें आपको पैटर्न क्या दिख रहा है? आपको समानता क्या नजर आ रही है? समानता ये है, आखिरी तीन लेटर VAN, और जो आपको करना है उसमें भी आखिरी तीन लेटर है VAN। ठीक है, आपको जो डिकोड करना था उसके आखिरी तीन लेटर, जो कोड दिया गया था, जो की दी गई थी, जो कुंजी दी गई थी, उसके आखिरी तीन लेटर थे VAN, और जो कोड आपको ब्रेक करना है उसके भी आखिरी तीन लेटर है VAN। तो यानी कि जो HNA, जो कुंजी में जो आखिरी तीन लेटर थे HNA, आपके सही उत्तर में भी आपको HNA से ही खत्म होने चाहिए, है ना? फिर से बताता हूं, जो कुंजी है उसमें आखिरी तीन लेटर थे HVAN, और जो कोड आपको ब्रेक करना है उसमें भी आखिरी तीन लेटर है VAN। यानी कि जो जो सही उत्तर है उसके जो आखिरी तीन लेटर हैं, इनमें चारों में से जो भी सही उत्तर है उसमें जो आखिरी तीन लेटर हैं वो यही होने चाहिए, HNA। आप देखेंगे कि इनमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो खत्म होता है HNA पे। हमने इस सवाल को 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लिया। ये होता है स्मार्ट वर्क, या ये होता है मेथड ऑफ एलिमिनेशन। अगर आप इसको नॉलेज से सॉल्व करने जाते तो एक मिनट, हमारे किसी मित्र ने, ओह माफ़ कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा, हमारे किसी मित्र ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है। यहाँ पे मेरी गलती है, क्योंकि यहाँ पे दो उत्तर हैं HNA से सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, हमें थोड़ी मेहनत, आप एक सर को आज थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, ये सवाल उतना सरल नहीं था। तो HNA जो यहाँ है, यानी दो ऑप्शन तो हम रूल आउट कर सकते हैं, लेकिन A और D दोनों HNA से होते हैं। तो अब हमें क्या जानना है? अब हमें जानना है MAT, ऐसे कुछ हमें लेटर्स निकालने हैं। आइए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। हम्म हम्म। तो अगर ये है, हमने यहाँ तक तो ढूंढ लिया, और आइए कुछ पैटर्न ऑब्जर्व करने की यहाँ पे कोशिश कर। हम्म इन दो ऑप्शंस में TA, तो इसमें पैटर्न क्या है? इसमें जो आपको पैटर्न दिख रहा है वो ये है कि
यहाँ से कुछ और पिक कर सकता हूँ, ए उठा सकता हूँ मैं, ए का मतलब तो ए, यानी कि मुझे पता है कि सेकंड लेटर ए ही होगा, बट यहाँ पे फिर से दोनों में सेकंड लेटर ए है, तो ये भी मेरी मदद नहीं कर रहा है। तीसरा लेटर पिक करते हैं। अब मुझे चाहिए क्या, तीसरा लेटर चाहिए मुझे टी। टी मुझे यहाँ मिल ही नहीं रहा है, ये भी मेरी मदद नहीं कर रहा है। फिर मुझे चाहिए चौथा लेटर एच। यहाँ पे एच है, यहाँ पे दरअसल एच है, यानी 1 2 3 4 बी, लेकिन ये भी मेरी मदद नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे चौथा लेटर यहाँ भी वी है। तो अब आ जाते हैं पहले लेटर पे। क्या पहला लेटर मेरी मदद कर, एक मिनट, पी के बाद है ये, हाँ, तो पहला लेटर एक्चुअली मेरी मदद कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो इन दोनों ऑप्शंस में, अगर मैं ऑप्शन ऑफ एलिमिनेशन से जाऊं, आइए मैं शुरू से आपको ले चलता हूं। अगर मैं ऑप्शन ऑफ एलिमिनेशन में जाऊं तो जो आपका कोड था, जो कुंजी थी, उसमें आखिरी जो 3 लेटर थे VAN, और जो आपको कोड ब्रेक करना था उसमें भी एक्चुअली 3 ही क्यों, चलिए ये तो और अच्छा पैटर्न जो मेरे से पहले मिस हो गया। जो आखिरी के 4 लेटर हैं AVAN, तो कुंजी में जो है आपको जो ब्रेक करना है कोड, उसमें भी आखिरी के 4 वही है AVAN। तो यानी कि जो आपका जो उत्तर होगा उसके भी 4 लेटर होने चाहिए AHN, लेकिन यहाँ पे इन दोनों ऑप्शन में आखिरी के 4 लेटर AH नहीं है। तो हम इसको तो रूल आउट कर पाएंगे, इसको रूल आउट कर पाएंगे, बट ऑप्शन ए और डी को रूल आउट नहीं कर पाएंगे। तो अब हमारे पास रह गए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। MATV, अब मुझे क्या, मैं क्या ऐसा मैं कोई लेटर निकाल सकता हूँ जिससे मैं इसको सॉल्व कर पाऊँ? हाँ, दोनों में ये भी सेम है। तो अब सिर्फ जो फ़र्क हो जाता है वो ये पहले 3 लेटर्स का है, MAT और TAM। सिर्फ यहाँ फोकस करते हैं, MAT और TAM। अच्छा चलिए, अब ये इसको सॉल्व करने का एक तरीका हो सकता है कि इन दोनों ऑप्शंस को तो पहले हम भूल जाते हैं। यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ, आप अपने इन दोनों ऑप्शंस को अपने दिमाग से निकाल दीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब बच गए आपके पास ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में दो ही फ़र्क है, ये है TAM, ये है MAT। ये हम कैसे रूल आउट कर सकते हैं, इसमें हम कैसे जानेंगे कौन सा सही ऑप्शन है? देखिए, जो आपको जो कोड ब्रेक करना था वो शुरू होता था MAT, और ये ऑप्शन भी शुरू होता है MAT से, यानी कि ये गलत है। क्यों? क्योंकि अगर ये सही होता तो जो कुंजी थी आपकी RAG, और ये जो सॉल्यूशन था वो भी RAG से शुरू होता, लेकिन ऐसा नहीं है, ये उल्टा है। यानी कि R यहाँ आ जा रहा है, R और G अपनी जगह बदल ले रहे हैं। यहाँ पे इस ऑप्शन में देखिए, A वहीं का वहीं रह रहा है, यानी जो सेकंड लेटर है वो ये वहीं का वहीं रह रहा है, पहला और तीसरा लेटर अपनी अपनी जगह अदल बदल ले रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पे सेकंड लेटर जो है A, वो वही रहेगा, पहला और तीसरा लेटर अपनी अपनी जगह बदल ले रहे हैं, यानी M और T अपनी अपनी जगह बदल ले रहे हैं। तो यानी कि सही उत्तर है M, क्योंकि M और T अपनी अपनी जगह बदल रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आखिरी के 4 लेटर तो दोनों में ही कॉमन थे, तो आपको बस ऑप्शन ए और बी में से ही, डी में से ही एक चुनना था। तो ये था इसका एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने का तरीका, कि आपने 4 में से 2 ऑप्शन तो ऐसे ही हटा दिए ये पैटर्न देख के, और उसके बाद जो 3 बचे उसमें आपने ऑब्जर्व किया कि पहला और तीसरा लेटर अपनी अपनी जगह बदल ले रहे थे, बीच वाला जो दूसरा लेटर है वो वही का वही था। माफ़ी चाहूँगा, आई थिंक एक मेथड ऑफ एलिमिनेशन में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ऑप्शंस को जल्दी एलिमिनेट ना करें। जैसे जब पहले प्रयास में मैंने ये नहीं देखा कि ये और ये दोनों ही AHNA है। धन्यवाद, आई थिंक किसी साथी ने हमें ये याद करवाया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे हमने देखा, इसका ऑप्शन ए आता है। अब ये नॉलेज से इसको सॉल्व करने का सही तरीका है ऑप्शन ए।
आप देख रहे हैं ये जो हमारा ओरिजिनल कुंजी थी हमारी जो दी गई थी, इसमें क्या हो रहा था, दूसरा जो लेटर है वो अपनी जगह नहीं बदल रहा था, बट पहला और तीसरा जगह बदल रहा था। सिमिलरली चौथा और छठा अपनी जगह बदल रहा था, तो पांचवा लेटर है वो वहीं का वही था, और वैसे करके। और अब ये नॉलेज से भी आप सॉल्व करते हैं, लेकिन हमने देखा कि एलिमिनेशन से ये सवाल थोड़ा जल्दी सॉल्व हो सकता है। आइए आज जाते हैं 15वें क्वेश्चन पे। ओह, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। तो जो कुंजी दी गई है आपको, उसमें एक कोड है फ्रेंड, FRIEND, जो कि डिकोड होके ये बनता है IULHQG। तो ये जो कोड है, इसको आप कैसे डिकोड करोगे एनिमी, ये सवाल पूछा गया है आपसे। आइए इसको देखते हैं कि इसको मेथड ऑफ एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। इस सवाल को मैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन से ही सॉल्व करना चाहूँगा, क्योंकि इसमें अथवा उसमें आपको समय लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे एक बार देख के लग रहा है कि मुझे वाई चाहिए, जो कि यहाँ तो है ही नहीं फ्रेंड में। तो यानी कि ये सीरीज में कुछ हमें ऐड, जो सही उत्तर होगा उसमें हमें कुछ ऐड यानी कि जोड़ना या घटाना पड़ेगा, जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया, उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि कौन सा अल्फ़ाबेट सीरीज़ में कौन से नंबर पे आता है, जिसमें मुझे बड़ी परेशानी होती है। तो मैं तो वो कहते हैं ना कि कम मेहनत में आप सही उत्तर पे कैसे पहुँचे, तो इसको तो मैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन से सॉल्व करना चाहूँगा, यानी कि मैं देखना चाहूँगा कि कौन सा जो ऑप्शन है वो सही उत्तर नहीं हो सकता। आइए जानते हैं। जो दिया गया जो कोड आपको ब्रेक करना है वो एनिमी, इसमें और इसमें आप क्या लेटर पिक कर सकते हैं। देखो ई 2 बार आया है ना, जो ई यहाँ एग्जिस्ट करता है, मतलब पूंजी में ई तो है, तो ई क्या है, चौथा नंबर है, और यहाँ चौथा नंबर क्या है, एच। यानी जो सही कोड है ENE एनिमी, उसमें पहला और तीसरा तो ई है, जो कि एच होना चाहिए। ये सही ऑप्शन हो सकता है, ये सही ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये सही ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये सही ऑप्शन हो सकता है। ए और डी में से ही कोई सही ऑप्शन है। मैं फिर से बताता हूँ। आपका जो कोड जिसे आपको ब्रेक करना है, उसमें दो ई है, पहले और तीसरे स्थान पे, और ई आपको कुंजी से पता है। यहाँ पे कुंजी में चौथे नंबर पे ई था, कुंजी से आपको पता है, यानी कि जो की दी गई थी उससे आपको पता है कि ई इज इक्वल टू एच। तो यानी कि जो सही उत्तर है उसमें पहले और तीसरे स्थान पे एच होना चाहिए। ऑप्शन सी में पहले और तीसरे स्थान पे एच नहीं है, ऑप्शन बी में पहले और तीसरे स्थान पे एच नहीं है, तो रह जाता है ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में सही ऑप्शन क्या है, उसको कैसे सॉल्व करें, आइए देखते हैं। मुझे अगला क्या चाहिए, एम चाहिए और वाई चाहिए। फ्रेंड में एम नहीं है और वाई भी नहीं है, तो यानी कि अब हमें पैटर्न समझना पड़ेगा कि इसने, जो प्रश्न बनाने वाले ने, इसमें कुछ तो जोड़ या घटाव किए हुए हैं। तो पैटर्न क्या है, अब इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि एफ आता जो है, एफ और आई में के दरमियान कितना फासला है। एफ से अगर आपको आई जाना है, या आर से आपको यू जाना है, तो इनके दरमियान कितना फासला है, आपको क्या ऐड करना पड़ेगा या क्या घटाना पड़ेगा, आपको क्या जोड़ना पड़ेगा या क्या घटाना पड़ेगा। सही उत्तर है एफ में अगर आप 3 ऐड करें, यानी कि FGHI, एफ में अगर आप 3 ऐड करें तो तीसरा लेटर आता है आई। आर में अगर आप ऐड करें ST और तीसरा आता है U, तो आपको U मिल जाएगा। तब मैंने उल्टा लिख दिया, तो F+3 इक्वल टू आई, R+3 इज इक्वल टू U। तो जो एनिमी जो लेटर है, जो आपको जो कोड डिकोड करना है, उसमें भी आपको हर लेटर में 3 ऐड करने पड़ेंगे डिकोड करने की। तो जैसा मैंने बोला, मैं अभी भी आपकी थोड़ी मेहनत बचाना ही चाहूँगा कि इन दोनों में मैं पूरा कोड को डिकोड नहीं करूँगा। फ़र्क क्या है दोनों में,
दोनों में आखिरी जो लेटर है वो डिफरेंट है, वो अलग है। तो अगर मैंने आखिरी लेटर पता कर लिया तो मुझे पूरा कोड डिकोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन से मैंने दो ऑप्शन तो पहले ही हटा रखे हैं। मुझे ये पता है कि ऑप्शन बी और सी नहीं हो सकता, और अब मैं आखिरी लेटर अगर पता कर लूँ तो ए और डी में से क्या सही ऑप्शन है ये मुझे पता लग जाएगा। तो आइए पता करते हैं आखिरी लेटर क्या है। वाई में अगर मैं 3 ऐड करूँ तो क्या आएगा? वाई में अगर 1 ऐड करता तो मैं आता जी, वाई में अगर मैं 2 ऐड करता तो आता ए, और वाई में अगर मैं 3 ऐड करूं तो आता है बी। यानी कि जो सही ऑप्शन है उसमें जो आखिरी लेटर है वो है बी। तो अब हमें दो बातें पता है कि बी और सी तो सही ऑप्शन नहीं है, बच गए ए और डी। और ए और डी में जो भी ऑप्शन सही होगा, जो कोड सही होगा, डिकोड जो सही होगा, उसमें आखिरी जो लेटर है वो बी। हम देखेंगे कि उत्तर सिर्फ ए ही हो सकता है, डी नहीं हो सकता, बिकॉज डी में जो आखिरी लेटर है वो जी है, जबकि यहाँ पे आखिरी लेटर बी है। तो इस तरह से आपने एक सवाल को पूरा सॉल्व किए बिना सॉल्व कर लिया। आइए चलते हैं अगले सवाल पे। किसी को कोई कठिनाई या कोई सवाल? नहीं। ये नॉलेज से सॉल्व करने का तरीका है। जैसा आप देखेंगे, अगर आप नॉलेज से सॉल्व करें तो आप हर एक लेटर में 3 ऐड करेंगे, और ऐसे एनिमी में जो ये कोड है उसमें आप जो पैटर्न जानेंगे, तो ये तो आपको जानना ज़रूरी था। ये भी पूरा जानना ज़रूरी नहीं था। हमने हमने अलग क्या किया, हमने खाली एफ और आर में देखा कि 3 3 ऐड करके आई और यू आ रहा है। तो बाकी हमने इन्फर कर लिया, इन्फ्रेंस कर लिया, यानी हमने मान लिया कि पहले 3 है तो ये भी 3 है। और हमने क्या देखा, हमने देखा ई निकाल लिया वहां से, और हमें पता लग गया कि जो पहला लेटर एच होना चाहिए, तीसरा लेटर एच होना चाहिए। अब हमारे पास बचे थे 2 ऑप्शन, तीसरा लेटर के लिए हमने 3 ऐड किया, फिर भी हमने कम मेहनत लगा के वो सवाल सॉल्व कर लिया। चलिए आते हैं अगले सवाल की तरफ। एक कोडेड लैंग्वेज में इक्वेशन जो है, ये जो कोड है इक्वेशन, उसको डिकोड किया गया है इस तरह। तो जो वर्ड डोंगी है उसको कैसे किया जाएगा, ये सवाल है। अब देखिए, इसको मैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन से सॉल्व करना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि सारे ऑप्शन एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखते हैं। मेथड ऑफ एलिमिनेशन मुश्किल वहाँ हो जाता है जहाँ पे 4 ऑप्शन एक दूसरे के काफ़ी एक समान दिखते हैं, यानी सिमिलर दिखते हैं। वहाँ पे आप बड़े आराम से एलिमिनेट नहीं कर पाओगे किसी। लेकिन यहाँ इस जैसे प्रश्न में सारे जो ऑप्शन है वो काफ़ी एक दूसरे से अलग दिखते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे इस क्वेश्चन को आप एलिमिनेशन से ज़्यादा जल्दी सॉल्व कर पाओगे। तो आपको डोंकी को डिकोड करना है। डोंकी के लिए आपको चाहिए क्या? पहला चाहिए आपको डी, बट डी यहाँ ढूंढना मुश्किल है इक्वेशन में। फिर आपको जानना पड़ेगा कि क्या जोड़ा जा रहा है या घटाया जा रहा है। तो एक काम करते हैं, आपको जो कुंजी उसमें क्या क्या मिल रहा है पहले से वो देखते हैं। आपको ओ मिल रहा है जो यहाँ भी है, एन मिल रहा है जो यहाँ भी है, ठीक है। तो जो आखिरी दो इसके नंबर हैं, जो आंसर है, यानी कि क्यू और पी, वो उत्तर में वो दूसरा और तीसरा होना चाहिए, ठीक है। तो उत्तर में ये अगर मान लीजिए पहला प्लेस है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो दूसरा और तीसरा ओ एन है, जो कि कुंजी में भी ओ और एन था। तो यानी कि जो सही उत्तर है उस पर दूसरा और तीसरा क्यू और पी होना चाहिए। आप पाएंगे इसका सही उत्तर ए है, क्योंकि इसमें क्यू और पी दूसरे और तीसरे क्रमांक पे है। अब अगर इससे हमें फ़ायदा क्या हो, अगर आप चाहें, अगर आप इसको नॉलेज से सॉल्व करना चाहते तो आपको उसमें ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सा एक बनाना पड़ता, ग्रिड दो दो ऐड करना पड़ता हर लेटर के करस्पॉन्डिंग। हाँ, चैट में मैं मित्रों का देख रहा हूँ, +2 ऐड करना, आप सही कह रहे हैं। लेकिन अगर आप ये पैटर्न ऑब्जर्व करें तो आपको शायद +2, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने जिस तरह से सवाल ये सॉल्व किया, मैंने जिस तरह से सवाल सॉल्व किया, मुझे जानने की ज़रूरत भी नहीं है कि +2 है या +3 है, मुझे क्या जोड़ना है, घटाना पड़ रहा है। बड़ा सिंपल सा तरीका था, ओ एन और ओ एन, ये आपने पैटर्न ऑब्जर्व। तो यानी जो सही उत्तर है उसमें दूसरे और तीसरे लेटर क्यू पी होने चाहिए, क्योंकि सिर्फ 10 सेकंड से कम में आप इसको
सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। आपको इसमें पेन और रफ शीट और पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। आइए चलते हैं सवाल नंबर 17 पे। हाँ, ये एक थोड़ा सा मैं जिसे कहूँगा क्योंकि अब हम सेशन की एंड की तरफ आ रहे हैं, तो थोड़ा सा ये हल्का सा जो मैं कहूँगा एक डिफ़िकल्ट सवाल है। डिफ़िकल्ट तो नहीं, इसमें इसको सॉल्व करना बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन इसको सॉल्व करने में आपको समय लगेगा। तो आइए देखते हैं इस सवाल को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के सवाल में क्या होता है कि आपको दो मैट्रिक्स दे दिए गए हैं। ये पहला मैट्रिक्स है और ये दूसरा मैट्रिक्स, और यहाँ पे आप देखेंगे अल्फ़ाबेट्स हैं दोनों मैट्रिक्स में। यहाँ अल्फ़ाबेट्स हैं और नंबर्स हैं। यहाँ अल्फ़ाबेट्स है और यहाँ नंबर है। दोनों मैट्रिक्स में आपको ये समानता दिखेगी, अर्थात ये कॉमनैलिटी दिखेगी। माफ कीजिए। और आपसे SALM इसका इस कोड का को डिकोड करने कहा जा रहा है। ठीक है, SALM कोड को डिकोड करने कहा जा रहा है, और आपको दिए गए हैं दो मैट्रिक्स। हर मैट्रिक्स में पहला जो रो है, सॉरी पहला जो कॉलम है उसमें सिर्फ नंबर है, और जो पहला रो है उसमें भी सिर्फ नंबर है। दोनों मैट्रिक्स में पहला जो कॉलम है उसमें नंबर है, पहला जो रो है उसमें नंबर है, और बाकी सारे रोज और कॉलम यानी बाकी सारे सेल में अल्फ़ाबेट है। और आपसे पूछा जा रहा है इसका सही उत्तर, और आप ऑप्शंस देखिए। अच्छा, ये भी नॉलेज रीजनिंग की किसी किताब में अगर कहीं मान लीजिए अगर इस तरह के प्रश्न आए हैं पहले SSC में और आपने किताब में ये पढ़ा है, नॉलेज पे भरोसा मत कीजिए या पढ़े हुए पे भरोसा मत कीजिए। आप पैटर्न ऑब्जर्व कीजिए। इस मैट्रिक्स को देखिए, इस मैट्रिक्स को देखिए, कोड को देखिए और ऑप्शंस देखिए। अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो अगर आपने इस तरह का क्वेश्चन पहले कभी नहीं सॉल्व किया है तो भी आप ऑप्शन देख के समझ सकते थे कि ये है क्या। ऑप्शंस में आप एक पैटर्न देखेंगे, 4 नंबर हैं। ठीक है, चारों ऑप्शन में 4 नंबर है। क्यों? क्योंकि जो कोड है वो SALM है, यानी 4 लेटर हैं। तो आपसे कहा जा रहा है इन 4 लेटर के करस्पॉन्डिंग कौन से 4 नंबर वाले ऑप्शन सही है। तो आइए आ जाते हैं प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आपको चाहिए क्या? आपको यहाँ पे चाहिए SALM, और आपको ऑप्शन देख के समझ में आ जा रहा है कि S जो है वो उसका जो कोड है उसमें 2 डिजिट है, यानी इसका जो आंसर है उसमें 2 डिजिट है S का, क्योंकि S या तो 55 हो सकता है, या 96 हो सकता है, 79 हो सकता है, 67 हो सकता है, राइट। S यही हो सकता है, 2 डिजिट का एक नंबर है। अब S 2 डिजिट का अगर एक नंबर हो सकता है तो वो क्या हो सकता है, आइए देखते हैं। S हमें यहाँ पे कहाँ दिख रहा है? S हमें यहाँ नज़र आ रहा है, यानी कि S यहाँ नज़र आ रहा है। तो अब ये क्या है? ये एक सेल है एक मैट्रिक्स में, इसका रो नंबर 5 है और कॉलम नंबर भी 5 है, यानी कि रो मल्टीप्लाइड बाय कॉलम। अगर आप रो मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइड नहीं, अगर आप रो के बगल RC रो के बगल में कॉलम लिखे तो S 55 हो सकता है। ठीक है, S और क्या क्या हो सकता है? S यहाँ दिख रहा है मुझे, यानी कि S 67 हो सकता है। ठीक है, और S कहाँ हो सकता है? S 88 हो सकता है। ठीक है, और कहीं S हमें दिख रहा है S 96 हो सकता है। आइए अब एलिमिनेशन से देखते हैं कि इन चारों ऑप्शंस में से मैं कुछ एलिमिनेट कर पा रहा हूँ क्या। तो S 55 हो सकता है, तो मैं इसको एलिमिनेट, ऑप्शन A को एलिमिनेट नहीं कर पाऊंगा। S 79 नहीं हो सकता, तो मैं ऑप्शन B को यहाँ से एलिमिनेट कर सकता हूँ। बहुत ज़रूरी है करना,
हर स्टेप पे आप एलिमिनेट कीजिए ताकि आपकी मेहनत बचे, ताकि आपको पूरा सॉल्व ना करना पड़े। बट आप ए, सी और डी को एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि एस 55 भी हो सकता है, एस 67 भी हो सकता है, और एस 96 भी हो सकता है। तो चलिए अगला जो लेटर है उसको सॉल्व करते हैं, यानी ए क्या क्या हो सकता है देखते हैं। इन मैट्रिक्स में ए कहाँ पर है? ए यहाँ पर है, यानी ए 01 हो सकता है, ए 13 हो सकता है, ए 20 हो सकता है, ए 34 हो सकता है, ए 42 हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ए कौन कौन सा सही है? 20 तो ए यहाँ पे, यानी कि आप ऑप्शन ए को एलिमिनेट नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ पे भी 20 था। ऑप्शन सी को नहीं कर पाओगे क्योंकि 34 भी ए हो सकता है जैसा हमने यहाँ देखा। लेकिन आप ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर सकते हो। तो यानी कि सही उत्तर या तो ऑप्शन ए है या ऑप्शन सी है। अब वो हमें कैसे पता लगेगा? जब हम एल को निकालेंगे तो हमें खुद ही पता लग जाएगा, हमें एम को करने की ज़रूरत ही नहीं है। एल निकालेंगे, जब तक एल निकालेंगे हमें समझ में आ जाएगा कि सही ऑप्शन क्या है। तो आइए एल पता करते हैं इस दोनों मैट्रिक्स से कि एल क्या क्या हो सकता है। एल इन मैट्रिक्स में हमें कहाँ नज़र आ रहा है? एल यहाँ नज़र आ रहा है। एल वो ये क्या है जो अभी हमने ऑरेंज में लिखा? रो है 5 और कॉलम है 6, यानी कि 5 6। एल और कहाँ है? एल यहाँ है। रो है 6 और कॉलम है 9, यानी कि 6 9। एल और कहाँ है? 7 7। रो है 7, कॉलम है 7, यानी 7 7। एल यहाँ है, यानी कि 8 और 5। रो है 8, कॉलम है 5। एल यहाँ है, यानी रो है 9, कॉलम है 8, 98। तो अब यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको एल क्या दिख रहा है? 56, जो यहाँ पे है, यहाँ पे है ऑप्शन ए दिख रहा है। बट आपको ऑप्शन सी में एल क्या दिख रहा है? 76, जो यहाँ आपको नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा है। तो इससे आपको पता लगता है कि इसका आपका जो सही आंसर है वो है ए। तो चलिए मूव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। माफ़ कीजिएगा, ये लगता है मैंने कोई भूल की है। 5 नहीं, ये जो ये आई थिंक ये शीट में कोई प्रॉब्लम है। ये ऑप्शन, यही ऑप्शन, ये जो हमारी एकेडमिक टीम है उसने गलती की है। सही ऑप्शन यही है, राइट ऑप्शन इज ए, जैसा आपने देखा। हम इसको करेक्शन करके वापस से अपलोड। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। आ, आ, एक तो यहाँ पे जो कुंजी दी गई है ग्रेप, जो शब्द जो कोड दिया गया है ग्रेप, और ग्रेप को लिखा गया है, वो ग्रेप की जो कुंजी है वो 2 7 3 5 4 है। ठीक है, तो 4 को कैसे, अच्छा, और 4 को लिखा गया है 1687। 4 लिखा गया है 1687। तो आपको कोड दिए गए हैं, दोनों की कुंजी दी गई है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि ग्रुप कैसे लिखा जाएगा। तो ग्रुप का कोड क्या होगा? अगेन आपको इसमें पूरा जानने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा करते हैं, देखते हैं एलिमिनेशन से हम कुछ सही उत्तर पिक कर पाते हैं कि नहीं। जी आर, ये भी शुरू होता है जी आर से, तो यानी कि पहले दो लेटर जो होंगे वो 27 होंगे। लेकिन ये आपकी मदद नहीं कर रहा है क्योंकि चारों के चारों ऑप्शन 27 से ही शुरू होते हैं। तो आइए कुछ और तरीका निकालते हैं कि कम मेहनत में कैसे सॉल्व करें। तो और तरीका हो सकता है कि आखिरी लेटर पिक कर लेते हैं ग्रुप का, पी, क्योंकि हमें यहाँ पी नज़र आ रहा है, पी 3 है। तो पी यहाँ पे हम पिक कर रहे हैं। पी क्या है हमारा? यहाँ 5 है, राइट। हाँ,
1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो क्योंकि आपको पी चाहिए और पी यहाँ पे आपको पता है 5 है, तो जो सही उत्तर है उसमें जो आखिरी नंबर है वो 5 होना चाहिए। क्या ये 5 है? नहीं। क्या ये 5 है? नहीं। क्या ये 5 है? नहीं। तो ये होता है आपका सही उत्तर। आप इस तरह से सॉल्व करके कम समय में सवाल को आगे बढ़ सकते हैं। अब इसका भी ये हमने काफ़ी कम समय में सॉल्व किया बिना जाने कि जी क्या है, आर क्या है, ओ क्या है, यू क्या है, बिना जाने हमने इसको सॉरी बिना जाने कि ओ और यू क्या है हमने इसे सॉल्व कर लिया सिर्फ एक पैटर्न ऑब्जर्व करके। मैं एक मिनट का विराम लेता हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। एक कोड दिया गया है, को डिकोड किया गया और आपसे एक दिए गए कोड की का उत्तर पूछा जा रहा है। अब ये बहुत सिंपल नहीं है। जैसे कि मैं आपको इस पूरे सेशन के दौरान मेथड ऑफ एलिमिनेशन बताता आया हूँ और मैं आपसे ये कहता आया हूँ कि किस तरह से आप पूरे प्रश्न को पूरा सॉल्व किए बिना जल्दी उत्तर पर पहुंच सकते हैं। ये उनमें से एक नहीं है। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, पैटर्न समझना पड़ेगा। तो यहाँ हो क्या रहा है? अगेन यहाँ जैसे मैंने बोला पैटर्न थोड़ा सिंपल ही होता है कि आप W में क्या ऐड करेंगे या घटाएंगे जिससे कि T आ जाए। तो आप W में आप देखेंगे कि अगर आप 3 माइनस करेंगे यानी 3 घटा दें तो W से 3 पहले पोजीशन पे आता है। वैसे ही A पे चलते हैं। A में अगर आप 3 माइनस करेंगे आ जाएगा Z सॉरी X। वैसे ही अगर आप Y पे चलते हैं, Y में से अगर आप 3 माइनस करेंगे आ जाएगा V। तो यानी कि अब आपको समझ में आ गया पैटर्न कि इसमें जो कोड है यानी कि जो आपका LBUK कोड है इसमें आपको हर लेटर उठाकर उसमें से आपको 3 माइनस करते जाना है। आइए LBUK करते हैं। अगर आप L में से अगर आप 3 पीछे जाएंगे तो आप कहाँ पहुँचेंगे? आप पहुँचेंगे I पे। क्यों? IJKL। I में अगर आप 3 ऐड करते हैं तो L आता है, तो L में से 3 माइनस करेंगे तो I है। जैसे आपको पता चला कि जो पहला जो सही उत्तर है उसका जो पहला लेटर है वो I है, आपको बाकी और कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि दिए गए ऑप्शंस में सिर्फ एक ही ऑप्शन है जहाँ पे जो पहला लेटर है वो I से शुरू होता है। इस तरह से आप इस सवाल को आगे सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। ये इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन है जो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। उसका सही ऑप्शन ए था। हाँ सुहान जी, इसका सही ऑप्शन ए था क्योंकि जो सही ऑप्शन है वो आई से शुरू होता है, तो हमें बस आई एक ही ऑप्शन है जो आई से शुरू होता है, तो इसका सही उत्तर वो था। चलिए अब आ जाते हैं इस सेशन के आखिरी सवाल की ओर। और जैसा हम इस पूरे सेशन के दौरान करते आए हैं, हम हमारी कोशिश इस सवाल को भी सॉल्व करने की ना सिर्फ ये रहेगी कि हम इसको सही सॉल्व करें, बट हम फिर से यहाँ वही कोशिश करेंगे कि इसको सही के अलावा कम से कम समय में इस सवाल को कैसे सॉल्व करें, क्योंकि हम बात करते आए हैं कि पूरा गेम ही स्पीड का है। ये आपके आप एसएससी का जो एग्ज़ाम है वो आपको परखता है कि आप कितनी तेज़ी से सवाल सॉल्व कर पाते हो। आइए चलते हैं। ये जो कोड दिया गया है पार्टनर PARTNER, और इसकी जो कुंजी है का जो सॉल्यूशन है वो है O।
तो सेगमेंट कैसे लिखा जाएगा, ये सवाल बनता है। इसमें कोई पैटर्न दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखते हैं। कोई बहुत बड़ा पैटर्न नहीं दिख रहा है। एक पैटर्न दिख रहा है कि यहाँ पे आपको दोनों इसमें और इसमें दोनों कोड में टी एक लेटर है जो कॉमन है। तो हमें ये पता है कि जो सही उत्तर होगा उसका जो आखिरी लेटर है वो क्यों होगा, माफ कीजिएगा, पार्टनर 1 2 3 4 चौथी। हाँ, तो सही उत्तर है उसका जो आखिरी लेटर है वो एस होगा। लेकिन हमारी ये बहुत मदद नहीं कर रहा है ये जानना, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें आखिरी लेटर एस है। तो हम यहाँ एलिमिनेट तो बहुत आसानी से नहीं कर पाए। तो यहाँ पे आपका ये जानना कि कौन सा लेटर अल्फ़ाबेट सीरीज में किस क्रम पे आता है वो आपको फ़ायदा पहुँचाए। पार्टनर के अगेंस्ट अगर आप ये देखें, ये जो कोड था पार्टनर, उसका सॉल्यूशन था OZQSMDQ। पूरा जानना ज़रूरी नहीं होता, आप पहले 2 देख कर ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे हमें पता लग रहा है कि P में अगर -1 कर दो, यानी जस्ट पहले वाला जो लेटर उठा लो तो वो हो जाता है। A में अगर आप -1 कर दो तो जस्ट पहले वाला जो लेटर है वो Z हो जाता है। तो जो सही उत्तर है उसमें सिर्फ -1 कर दिया जा रहा है। तो यानी आपका सही उत्तर निकालने के लिए S में से आप -1 कर दो, R आता है। तो आपको पता चला कि जो सही ऑप्शन है वो R से ही शुरू होता है। लेकिन आपको ये बहुत फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा है, आप सिर्फ एक ऑप्शन को ही यहाँ पे एलिमिनेट कर पाओगे, रूल आउट कर पाओगे। तो आइए दूसरा सॉल्व करते हैं। जो दूसरा लेटर है वो अगर आप ई में से एक माइनस करें तो दूसरा लेटर डी आता है। ये तीनों ऑप्शंस में जो दूसरा लेटर है वो डी है। तो आइए तीसरे लेटर पे आते हैं। तीसरा लेटर है जी, यानी जी में अगर आप -1 करें तो एफ आता है। तो यानी आपको समझ में आ रहा है कि ये सही उत्तर नहीं हो सकता। बट अभी भी आपके पास 2 ऑप्शन बचे हैं। एम में अगर आप -1 करें एल आता है। अब आपको समझ में आ गया कि ये सही उत्तर नहीं है, नहीं कि सही उत्तर ही है। तो इस तरह से आपको पूरा कोड डिकोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले 4 लेटर की बदौलत ही सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं या सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। ये डिटेल्ड सॉल्यूशन है जो आपको पीडीएफ जो टेलीग्राम चैनल पे हम डालेंगे, या आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो इस तरह से मित्रों हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। मैं आशा करूँगा कि आप सब हमारे साथ कल इसी समय यानी कि संध्या 9 बजे आप दोबारा मिलेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दे रहे होंगे अच्छे से। जैसे मैंने बोला, अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको जो टेम्पटेशन है किसी भी तरह के, उससे आपको दूर रहना पड़ेगा। आपको तरह तरह के टेम्पटेशन मिलेंगे, दोस्तों के साथ या मैच देखने का टेम्पटेशन, ये बहुत सारे टेम्पटेशन। जो चीज़ आपको दूसरे अभ्यर्थियों से अलग करने वाली है वो है ये कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जो आपको दूसरे अभ्यर्थियों से एज देने वाली है। तो इस एज को छोड़े नहीं, प्लीज़ अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। हर रोज़ पढ़ने की आदत डालिए, हर रोज़ प्रैक्टिस करने की आदत डालिए। और मैं आने वाले 5 दिनों में हर रोज़ आपके साथ आके जुड़ूंगा और आपको रीजनिंग के सारे जो टॉपिक्स है वो ख़त्म कराऊंगा। इन 150 सवालों के सहायता से आपका पूरा रीजनिंग का जो भी सिलेबस है, एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स सारे कवर हो जाएंगे। आपको इन 150 सवालों के अतिरिक्त रीजनिंग में कहीं से भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कोई कंटेंट, और चाहे यूट्यूब पे चाहे कुछ भी फ्री कंटेंट कोई भी कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। सारे के सारे सवाल यहीं से 150 क्वेश्चंस में आपका पूरा रीजनिंग कंप्लीट हो। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे दोबारा कल मिलने की आशा रखते हैं। नमस्कार।